हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो ये लो जी, आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस आपके सामने ये रहे। चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। यहाँ आपसे पूछा जाए कि एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, चारों क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब देखो, जरूरी क्यों है? क्योंकि वो कुछ काम करता है, तो एक्चुअल में उसके फंक्शन ही बताने हैं, काम ही बताने हैं। यस और नो? ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल लिखे हुए हैं नेशन के, साथ में स्टेट के, साथ में सोशल ग्रुप के, और गवर्नमेंट की ड्यूटीज और गवर्नमेंट की पावर लिखी हुई है, और ये हमारे लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स भी देता है। तो इसी को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? एक डॉक्यूमेंट वगैरह जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, राइट लिखी हुई है, पावर लिखे हुए हैं, गारंटी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है, प्रिंसिपल वगैरह लिखे हुए, लॉ ऑफ द नेशन लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं जो मैंने बताया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे नोट्स है, ठीक है, ये मैंने नोट्स का स्क्रीनशॉट लिया। अगर किसी बच्चे को नोट्स भी चाहिए हो तो नोट्स यहाँ तो ना वैसे तो जब आप क्लास 12th में जाओगे या टर्म 2 में जाओगे तो आपको www.mainpointstudy.in डायरेक्टली गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तब तक शायद मैं अपलोड कर दूँ, है ना, वेबसाइट वगैरह पे। चलो जी शुरू करते हैं। तो ये वाला जो हमारा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ बेसिक जो सेट है, बेसिक रूल ऑफ सेट प्रोवाइड करता है जिससे एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि बेसिक रूल प्रोवाइड करना जिससे लोगों में मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, शांति बने। अब देखो, मैं भी रूल फॉलो कर रहा हूँ, आप भी रूल फॉलो कर रहे हो, तो दिक्कत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और ये रूल कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का काम यही है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि ये बताता है कि किसके पास पावर किसके पास क्या पावर होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। बड़े बड़े डिसीजन लेने की बात कंट्री के अंदर पीएम की होगी, स्टेट के अंदर सीएम की होंगी, पुलिस को चोर को देखने का काम या लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम पुलिस का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखी है कि किसके पास क्या पावर होगी और गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, ये भी ठीक है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट भी लगाता है, ताकि गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है और साथ ही में लोगों को उनके राइट्स के बारे में भी बताता है। गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, लोगों के राइट्स ना छीन पाए। तो क्या चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाने का भी काम करता है। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है ताकि वो लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल कर सके। इसका क्या मतलब है? मतलब एक बढ़िया सोसाइटी बनाने के लिए, हम जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर देता है। इसका मतलब मान लो कहीं पर क्राइम हो रहा है, तो क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से जो है वो लागू करवा सकती है, ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। क्यों? ताकि वहाँ पर एक सभ्य समाज बन सके, एक अच्छी कंडीशन, एक जस्ट सोसाइटी बन सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। व्हेन आई आस्क यू हु आर यू, अगर मान लो लेट्स एज्यूम यू आर इन अदर कंट्री, मान लो किसी फॉरेन कंट्री में हो, एंड समबडी लाइक वॉक टू यू, और आपसे बोलता है कि हु आर यू, है ना, कोई भी ऑफिसर मान लो रैंडमली आके पूछता हु आर यू, आप क्या बोलोगे? अपना नाम बताओगे? नहीं, आप बोलोगे सबसे पहले आई एम इंडियन, ठीक है। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, इंडिया के अंदर हर बंदा जो है वो तो इंडियन ही है। नहीं बच्चे, इंडिया में हर बंदा जो है इंडिया में रहने वाला इंडियन नहीं है। इंडिया में अभी बहुत सारे फॉरेनर भी आए होंगे घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट आए, क्या मैं उनको इंडियन कह पाऊंगा? नहीं। क्या जो रिफ्यूजी आए हैं मैं क्या उनको इंडियन कह पाऊंगा? नहीं, ठीक है। कुछ इलीगल आए हैं, कुछ लीगल आए हैं, तो उनको भी नहीं कह पाऊंगा। मैं इसलिए अपने आप को इंडियन कह पाऊंगा क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्राइटेरिया लिखा है वो मैं फुलफिल करता हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को सिटीजन मानता है, इसके लिए मैं सिटीजन हूँ। मैं इसलिए सिटीजन नहीं हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बोरो कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन यानी दूसरों से बोरो किया गया, लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुके की तरह है जिसमें अलग अलग कंट्री के फ्लावर हैं, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ आपसे पूछा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। एक्चुअल में तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, एक है ना, पहली बात तो बता दूं, बुके क्यों कहते हैं? बुके होता है ना, अलग अलग फ्लावर होते हैं, तो एक्चुअली बहुत सारे फ्लावर हमने दूसरी दूसरी कंट्री से लिए। सर इसका क्या मतलब है? एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है, कॉपी करी है, प्रोविजन लिए हैं, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आता है
या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम वैसे करेंगे, बट आपसे ये तो पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या हमसे डिफरेंट भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें ली है। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ये इलेक्शन का तरीका है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब अभी इलेक्शन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बट इलेक्शन के तरीके जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में पार्लियामेंट रहे, कैसे पार्लियामेंट चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ को कैसे मेंटेन करना है, क्या चीज़ें देखनी है क्या नहीं देखनी, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ में जो हमारा स्पीकर होता है ना, इंस्टीट्यूशन का, लोकसभा का, राज्य, उनके पास क्या पावर होगी क्या नहीं होगी, वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और लास्ट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, कोई भी लॉ बनता है पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया, बड़ा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, यूनाइटेड स्टेट से लिया। दूसरी बात कि हमने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, वैसे जुडिशियल वाले के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो बताऊंगा ही मैं, बट जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी चाहे तो किसी भी रूल, जो भी कोई लॉ अगर बनाया गया है तो उसको दोबारा से रिव्यू कर सकती है, उस पर चाहे रोक भी लगा सकती है। ये पावर भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, नीति निर्देश तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि मिड डे मील, आपको पता है, मैंने बताया बहुत बार आपको। और साथ में हमारी जो मिड डे मील हो गई या पेंशन हो गई, ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है। इसमें और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस पूछा जाता है, बताऊंगा मैं आगे, क्योंकि सेकंड वाले चैप्टर में वो राइट्स के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, ये तो 9th से ही पढ़ते आ रहे हो आप, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और रेजिडुअल पावर भी, रेजिडुअल पावर याद है ना, 9th या 10th में हमने पढ़ा था, याद है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और लिस्ट पढ़ी थी, रेजिडुअल लिस्ट, रेजिडुअरी कहते हैं उसको, रेजिडुअल लिस्ट या रेजिडुअरी लिस्ट। ये क्या होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट आज हैं, तो उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन जो है ना बनाए जाएंगे, और किसके पास क्या पावर होगी, उस पर रूल बनाने का काम किसका होगा, ये हमने सारा का सारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे साइबर क्राइम हो गया, उस समय नहीं था, आज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि वाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, इसके 4 कारण है। पहला, मोड ऑफ प्रोबलेगेशन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया द सब्सटेंशियल प्रोविजन, मतलब बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सिर्फ पॉइंट दिखा रहा हूँ पहले। और तीसरा है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, चलो, और यही है हमारे 3 मेन पॉइंट। अब सबसे पहले तो मतलब बता देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, मोड ऑफ प्रोबलेगेशन। देखो पूरी दुनिया में ना 3 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी की लड़ाई के बाद बने हैं। प्रोमलेगेशन का मतलब होता है कैसे आया है, ठीक है, मतलब किस मोड से आया है। मतलब हमारा हमारा साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लड़ाई के बाद बना है ना। इंडियन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों से, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी जो है वो मैं आपको बता दूं सिविल वॉर के बाद ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, वो जो यूनाइटेड स्टेट है वो भी एक टाइम पे गुलाम था। ये बात शायद आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, बट जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है मैं आपको बता दूं, सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर हिस्ट्री के आप पढ़ोगे 11th में, ठीक है। तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैं डालूंगा, ठीक है। एंड वैसे मैंने पिछले साल जो वीडियो डाली थी ना, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, आपको पता है इतने टाइम बाद वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो उस टाइम मतलब पिछले साल की वीडियो के अंदर से पूरा पेपर आया है हिस्ट्री का। पोल साइंस का भी वैसे यही होने वाला है, पता ही है आपको, बट मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट। तो यूनाइटेड स्टेट भी एक टाइम पे गुलाम हुआ करता था। तो ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन कंट्री के, आज़ादी की लड़ाई के बाद बने, तो उन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो आज़ादी की लड़ाई के बाद बने हो। जैसे नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता, क्योंकि कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं करा उन्होंने। यस सर नो, चलो नेक्स्ट आ जाए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वही है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो ठीक था, बट उसके बाद बहुत बार चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सब्सटेंसिव प्रोविजन। देखो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो कंट्री अपनी कंट्री के हर एक, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के हर एक बंदे को कोई ना कोई रीज़न देता हो जिससे वो उसकी रिस्पेक्ट करे। जैसे मान लो कोई देश है जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री एक लोगों के बारे में, कुछ टाइप की जाति या कुछ टाइप के लोगों के बारे में कुछ गलत लिखा हो उस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको साथ में लेकर चलता है। तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत होती है जो मेंबर ऑफ दी ऑल सोसाइटी को साथ में लेकर चले, कैरी एवरी सेक्शन अलॉन्ग विद इट। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है,
सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो सबको साथ में लेकर चलता है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक, स्टेट, जो भी है अलग अलग टाइप के लोग, कल्चरल वाइज सबको साथ में लेकर चलता है। तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तीसरा पॉइंट है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर जो तीन इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, आपको पता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, आएंगे वो चैप्टर। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन तीनों के पास जो है वो पावर बैलेंस है, बटी हुई है, ठीक है। और तीनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सब कुछ मिनिस्टर ही देख रहे हैं, सब कुछ जज ही देख रहे हैं, सब कुछ एग्जीक्यूटिव ही देख, नहीं, सबके पास इक्वल पावर है और सब एक दूसरे पर चेक रखते हैं। और यही चीज़ जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। एक रीज़न और बता देता हूँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो चेक एंड बैलेंस जो बनाया ना, एक दूसरे पे चेक रखते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका सबसे एक और मेन रीज़न है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ऐसे लोगों ने बनाया है जिनकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करते हैं। और इसी वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की भी लोग वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आज लोग इसलिए भी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। चलो, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गई, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सारे के सारे लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और उनके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। और यही तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान होती है कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन बताओ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है 3 में भी पूछा जाता है, 5 में भी, और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। मैं आपको सिंपल स्टोरी बताता हूँ, फिर आएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना ब्रिटेन के अंदर 1945 के अंदर है ना एक लेबर पार्टी आई थी। लेबर पार्टी, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है। लेबर पार्टी आई थी और लेबर पार्टी के अंदर है ना इंडिया, लेबर पार्टी ने बोला कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और जो उस टाइम के वाइसराय थे इंडिया के, जिनका नाम था लॉर्ड वेवल, उन्होंने भी बोला कि हाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया जाएगा। उसके लिए कैबिनेट मिशन जो है प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया गया। याद रखना कब आया था, 46 में, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया गया, ठीक है। और जो लोग इलेक्ट करे गए थे ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इलेक्ट करे गए थे, यानी उसी के तर्ज पे, उसी इलेक्शन के सिस्टम के बेसिस पे करे थे। और साथ में 10 लाख में से एक बंदे को चुना गया था, ठीक है। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पर जो लोग ज़्यादा थे वहीं से चुने गए, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, और बाकी जो सारे लोग हो गए, उनको एक में रखा गया और ऐसे ही जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे उनके और चुना गया था उनको, ठीक है। और टोटल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी एमसीक्यू बनेगा, देखो। बेसिकली जो 292 लोग थे ना वो ब्रिटिश इंडिया से, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, चलो। 292 ब्रिटिश इंडिया से, प्रिंसेस स्टेट से 93 और 4 चीफ कमिश्नर एरिया से चुने गए थे। चीफ कमिश्नर एरिया कौन थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, सॉरी अजमेर मारवाड़ एक ही बात है ना, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये टोटल 389 मेंबर है। कुर्ग बेसिकली बताइए आपको, 10th में पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में चैप्टर, है ना। तो ये कर्नाटका में पड़ता है बाय द वे। तो 389 जो है वो मेंबर है टोटल। और इनकी जो सिटिंग हुई थी, ये इनकी फर्स्ट मीटिंग आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद 3 जून को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, तो पाकिस्तान के मेंबर को हटा दिया गया और एंड में 299 लोग बच गए। और एंड में जब साइन करने की बारी आई तो 284 लोगों ने साइन किया एंड में, जो प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब वो आपसे पूछा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, तो याद रखना है इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए कब फोर्स में आया तो 26 जनवरी, ठीक है। ये साइन हुआ था। अगर फोर्स में पूछा जाए तो 26 जनवरी है, ठीक है जी। ये पूरा मैंने लिख दिया, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन है ना, ये सारी की सारी। और 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी को फोर्स में आया, ठीक है। टोटल मिला के 166 मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी। इसका क्या मतलब है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बंदा चेंज कर दे, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट चेंज लाया जाना चाहिए तो वो ज़रूर आता है। तो यानी रिजिड भी है, ऐसा नहीं कोई भी चेंज कर सकता है, बट अगर चेंज लाना हो तो आ सकता है, यानी फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर स्टेट को बताता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर कोई भी जो है वो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सारी की सारी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर है ना, वो लोगों से, अच्छा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सोच रहा सोर्स ऑफ वो सोर्स, यानी ये तो मैं बता ही चुका हूँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बाहर से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, तो ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है।
नेक्स्ट है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को शो करता है, यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप को शो करता है। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है कि हम इंडियन है ना। आप अगर दूसरे देश के नागरिक बनते हो ना तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। सर ये तो सब में होता है, नहीं, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आप कुछ 9-10th वाले बच्चे बड़ा वो हो गए होंगे, उनको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही होगी, सर ये तो पाकिस्तान वही वही वाला है ना। आपको थोड़ी बात है ना, मतलब ये है कि भाई जब भी दिमाग के अंदर कोई एग्जाम्पल देना होता है ना, पाकिस्तानी याद आता है ऐसे कामों के अंदर, ठीक है। तो बात ऐसी है कि जो पाकिस्तान है ना, अभी मैं बोल रहा था हमारा पाकिस्तान, वैसे हमारा ही है बट, है ना, अ, लेने की बात है कि कब लेंगे, बट ठीक है, समझ आ गया ना। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस हूँ, चेक कर लेना फैक्ट। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है। अरे सर क्या बोल रहे हो, पाकिस्तानी नहीं है मतलब ये है कि वो कोई यूके का लेकर बैठे सिटीजनशिप, कोई उसका फ्रांस का लेके बैठा है, कोई इटली का लेके बैठा है, ये सारे तो दूसरे देश के बने हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम पे आप 2 देश की सिटीजनशिप ले सकते हो, इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एनआरआई बन सकते हो, एनआरआई का स्टेटस मिल जाएगा आपको, बट आप इंडियन सिटीजन ही कहलाओगे, इंडियन सिटीजन नहीं कहलाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको पता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी 18+ को वोट, सबको वोटिंग राइट वगैरह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म पे चलता है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और याद रखना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब स्टार्टिंग में बना था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, 395 आर्टिकल, 22 जो थे पार्ट थे, और 8 शेड्यूल थे। आज तो 12 हैं, उस टाइम 8 थे, और अभी तक 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं 2019 के अकॉर्डिंग। यही लिख देना आप, 2019 जरूर लिखना, कहीं आप 2024 लिख दो, क्योंकि अमेंडमेंट तो अभी और भी हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो टफ है। यार जब आपको पता है कि क्वेश्चन आएगा तो टफ और इजी क्या देखना, 5 नंबर मिल रहे हैं तो, ठीक है। ऑल दो ये बहुत ही ज़्यादा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आता है तो ये 1 या 2 या 3 नंबर में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है क्वेश्चन, ये सीधा 5 में टपकता है। और अगर टपकता है और अगर आपने ना पढ़ा हो तो फिर आंसू भी टपकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसू ना टपके, इसके लिए इसको अपने दिमाग पे फोटोकॉपी कर लो। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहले मैं मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है प्रियम्बल, है ना। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल। अपनी पोल साइंस या हिस्ट्री जो भी बुक है, स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने खोलोगे तो एंड में आपको स्टार्टिंग में ही आपको प्रियम्बल मिल जाएगा। वो लिखा होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरन सोचलेस, ये तो यही सारे के सारे वर्ड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हर वर्ड को ऐसे एक्सप्लेन करने चाहता तो आपके लिए बड़ा टफ हो जाता, बट मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ है ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए। वैसे मैं चाहूँ तो हर वर्ड को ना, ये इंडिपेंडेंट जो लिखा, इसको भी, इसकी भी अलग से 4-5 लाइनें पैराग्राफ लिख सकता हूँ, बट इतना नहीं करना, ठीक है। पहला है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरन और रिपब्लिक कंट्री रहेगा। सर इंडिपेंडेंट तो समझ गए, सॉवरन क्या होता है? वो कंट्री जो अपने डिसीजन अपने ही देश के लोग, मतलब उसी देश के लोग जो है उस कंट्री के डिसीजन लेते हो। 1947 से पहले हम सॉवरन थे नहीं, ब्रिटिश हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। रिपब्लिक, उस कंट्री का लीडर उसी कंट्री से होना चाहिए, वो होता है रिपब्लिक, और वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वो हर एक एरिया जो, चाहे ब्रिटिश एरिया हो, ब्रिटिश इंडिया हो, या इंडिया के जो भी रजवाड़े वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट, जो भी इंडिया के अंदर मिलना चाहते हैं उनको पार्ट ऑफ यूनियन बोला जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारे अलग अलग स्टेट होंगे ना, है ना, इंडिया के अंदर जो भी अलग अलग स्टेट होंगे उनकी भी अलग अलग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों से चलेगा। सर लोगों से चलेगा, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंज होंगे ना, वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुना है। तो यानी सारी की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन की लोगों से आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करेगा कि सबको सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिले, है ना, माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट हो, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हम हमेशा अपनी कंट्री की जो यूनिटी है वो बना के रखेंगे, पीस और वेलफेयर बना के रखेंगे, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें। और जब लिखा है ना मेंटेन दी यूनिटी, तो आप सेफ्टी भी लिख लेना कि अपनी थल से, जल से, और नेवी एयरफोर्स और हमारी आर्मी, ये तीनों के तीनों जो हैं, हर तरह से, एयर से हो गया, वाटर से हो गया, और लैंड से हो गया, तीनों से अपनी रक्षा करेंगे। तीनों में अगर कोई अटैक करता है तो रक्षा करेंगे अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टाइल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने देखा है बहुत ही अंडररेटेड है, बट रिपीटेड है ना। मतलब ये बच्चे, ये देखो एक बात और बता दूं, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं क्या करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये मत करना यार, ठीक है।
इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए भी नहीं है। और इसको एक बार पीडीएफ जब डाउनलोड करो ना, सेव करके रख लेना, समझ रहे हो, क्योंकि फिर दोबारा लिंक पे जाओगे आप, दोबारा करोगे आप डाउनलोड वगैरह, इससे अच्छा है एक बार ही डाउनलोड करके रख लेना, उसको संभाल के रखना, क्योंकि फाइनल में भी यही काम आने वाली है आपके। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐड होंगे, और इक्का दुक्का तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा अगर आपने पहले से पीडीएफ अगर आपके पास होगी तो। मेरी बात समझ रहे हो? फिर अगर आप वो वीडियो, ये वाली वीडियो वगैरह देखोगे तो आपको तो एक दो क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, बट अगर सारी की सारी पीडीएफ आप अगर खो दोगे तो फिर दोबारा डाउनलोड करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, सिंपल है, देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी जिसमें 389 मेंबर थे ना, वो सारे के सारे लोग थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कैसे काम करती थी। और इस नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि हमारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनकी आपस में नहीं बनती थी, फिर भी उन्होंने साथ में आकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक्सप्लेन करो ये लाइन। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो तरीके से, दो प्रिंसिपल पे, दो मेन चीज़ों पे चलता था। एक तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी हर चीज़ पे बातचीत होती थी, सहमति होती थी, और अगर किसी चीज़ पर सहमति बन जाती थी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाता था, और कभी सहमति नहीं बन पाती थी तो वोटिंग होती थी, और उसके बाद जो है उस फाइनल चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता था, ठीक है। तो ये हम प्रोसीजर फॉलो करते थे, और टोटल मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 166 बैठकें हुई है, ठीक है। अब आते हैं जी वही वाली चीज़ पे जो मैंने बताया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 8 मेजर कमिटीज़ थी, जिनके जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे थे। और ये ऐसे लोग थे जिनकी आपस में नहीं बनती। दीज वर नॉट दी मैन हु एग्री विद ईच अदर ऑन मैनी टॉपिक। और ये लाइन है ना, ये लाइन ये मैंने बुक से लिखी हुई है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, ये मैंने खुद से बना के नहीं लिखा कि जिनकी आपस में नहीं बनती थी, बुक में लिखा हुआ है। ये बात सही है वैसे, बहुत बिल्कुल नहीं। हमारे जो अम्बेडकर जी थे, वो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस से तो बिल्कुल ही कन्नी काटी हुई थी कि भाई तुम तो गलत ही कर रहे हो, तुम तो शेड्यूल कास्ट का बुरा कर रहे हो, है ना। पटेल जी और नेहरू जी की नहीं बनती थी। और अगर कुछ बच्चों को नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री पहले हमारे पटेल जी बनने वाले थे, ठीक है। मतलब इन हमारे पटेल जी और नेहरू जी की भी नहीं बनती थी, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों की नहीं बनती थी, फिर भी वो साथ आए, फिर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, अपने पर्सनल खुन्नस को साइड में रख के वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जो सबके लिए अच्छी है, जो उनके लिए नहीं सबके लिए अच्छी है, जो उनकी कम्युनिटी के लिए नहीं सबके लिए अच्छी है, जो उनकी लैंग्वेज के लिए नहीं सबकी लैंग्वेज के लिए अच्छी है, सब पूरी कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए काम किया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी हमारे सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कि डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक बार है ना मैं चेक कर लूँ यार। चलो आ रही है, ठीक है जी, वॉइस बिल्कुल अच्छे से आ रही है। मैं पिछली बार मैंने वीडियो बनाई और पता चला यार वॉइस ही नहीं आ रही मेरे को, यार मैंने इतना दुख हुआ, मैंने कहा इतनी मेहनत करी मैंने वीडियो बनाने में, पता चल रहा है कि आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही। चलो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक बार तो मैं ऑन करना भूल गया था, 1.5 घंटे तक बोले जा रहा हूँ, अरे भाई फ्लो फ्लो बन गया, मैंने कहा अब तो खींच दिया मीटर मैंने, पता चला तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तो बस रोने ही वाला था मैं, बट ठीक है, मैंने कहा चलो बनाते हैं दोबारा से वीडियो, ठीक है। चलो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, देखो सिंपल बताता हूँ। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये फंडामेंटल राइट वो चीज़ें होती है, इसके अंदर वो चीज़ें लिखी होती है जो गवर्नमेंट को नहीं करनी होती, ठीक है। दूसरी बात कि फंडामेंटल राइट है ना, ऐसी चीज़ें होती है जिसका वॉयलेशन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, जिनको नहीं तोड़ सकती जो है फंडामेंटल राइट, ये ना नेगेटिव इन नेचर होते हैं। नेगेटिव इन नेचर का मतलब है अगर आप गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करती है या फंडामेंटल राइट को छेड़ती है किसी भी पर्सन के, तो केस हो सकता है, ठीक है। चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं सर, ये पॉजिटिव चीज़ें होती है। इसका मतलब जैसे मिड डे मील हो गई, ये चीज़ें पॉजिटिव इन नेचर होती है, यानी ये करनी चाहिए। ये वो चीज़ें होती है जिसको अनकरेज किया जाता है कि सरकार को करनी चाहिए, ठीक है। और इनका उल्लंघन होने पर, या आप कह सकते हो इनके ना मिलने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे अगर आपके इक्वालिटी के राइट का, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि जी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। बट अगर आपको मिड डे मील नहीं मिलता है एक दिन, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी मेरे को एक दिन मिड डे मील नहीं मिला, या मेरे को पेंशन नहीं मिली, या मेरे को जो यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं वो नहीं मिले, ठीक है। चलो अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, यानी ये गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकता है। और ये क्या करता है, इट एनकरेज द गवर्नमेंट टू डू समथिंग या डू सर्टेन थिंग, ये एनकरेज करता है गवर्नमेंट को। ये नेगेटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। इसको ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, यानी इसके उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो, वायलेशन होने पर, और दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्ट 3 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 4 में लिखा हुआ है, इजी पॉइंट है ये, याद रखना है। और नेक्स्ट है ये इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर होते हैं और ये कम्युनिटी इन नेचर होते हैं। सर मतलब इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, वो सबके होते हैं, हर बंदे के अलग अलग फंडामेंटल राइट होते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा ना मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो आपको भी कोई दिक्कत हो रही होगी, नहीं हो रही होगी ना। बट जब हमारी उसकी बात करते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की,
तो ऐसे नहीं होगा कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ आपकी पेंशन ही आ रही हो, है ना। मेरे कहने का मतलब है पूरा सबकी आ रही होगी पेंशन, और अगर रुकी होगी तो सबकी रुकी होगी, तो ये कम्युनिटी नेचर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पहले से जो है इनको कोई अलग से लेजिस्लेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट हमको मिल चुके हैं, जन्मजाति मिल जाते हैं, जैसे आप पैदा होते हैं आपको फंडामेंटल राइट मिल जाते हैं। बट ये चीज़ें जो होती है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं आई, जैसे बहुत सारे स्कूल के अंदर आज भी ऐसा है कि जहाँ पर मिड डे मील नहीं दिया जाता, तो ये कुछ कुछ एरिया में होनी चाहिए, पूरी तरीके से नहीं दी गई है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये देखो जी, ये है जी बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन क्या मतलब, इसमें से ये एग्जाम के अंदर है ना, आपसे पूछा जा सकता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट वायलेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वैसे याद रखना। वैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर यही लिख के आ जाए, बिल्कुल यार यही लिख कर आ जाओ। ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनने के चांसेस, जस्ट सेकेंड, 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनने के चांसेस कम रहते हैं, बट अगर फिर भी आता है ना तो ज्यादातर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में पूछा जाता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में सिर्फ पूछा जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सिर्फ पूछा जाता है सेकुलरिज्म के बारे में, ठीक है। चलो, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कानून की नज़र में सब बराबर है। दूसरी बात, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी बंदा आपके रिलीजन के, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे भेदभाव वगैरह नहीं कर सकता। आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और साथ में टाइटल्स वगैरह, टाइटल्स क्या होते हैं सर, नाम के आगे जो कुछ लगाते हैं ना, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, ये मैंने हिंदी वाली उसके अंदर भी बताया, एक है ना लॉयर क्या करते हैं, एक क्वीन को, जो कि अब क्वीन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में रजवाड़ों वाला सिस्टम खत्म है, उसको हर हाइनेस कह के बुलाते हैं, जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अबॉलिशन हो चुका टाइटल का। अब आप ऐसे टाइटल यूज नहीं कर सकते जो उसने खुद अचीव ना की हो, ठीक है। उन्होंने कौन सी जंग लड़ी है भाई, उनके दादा परदादाओं ने लड़ी होगी, उन्होंने थोड़ा ना लड़ी है ना। तो इसका क्या मतलब समझ आया आपको, इसका मतलब ये समझ आया कि वो टाइटल जो आपने खुद अचीव करा है ना, खुद अचीव, उसी का आप यूज कर सकते हो, जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, जैसे सीए, जैसे नाम के आगे अगर आप लगाते हो कर्नल, ठीक है। और हमारे और क्या हो सकता है नाम के आगे, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, मेजर, है ना, आर्मी के, तो ये खुद मेहनत करी है उन्होंने, है ना। तो ये चीज़। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम कहता है कि आप अपनी बात को रख सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली रख सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, टेरिटरी भारत में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, किसी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको अगर पकड़ लिया जाए पुलिस द्वारा तो भी आपको कुछ राइट दिए जाएंगे, और राइट टू एडुकेशन भी इसी के अंदर आता है। ये जो मैंने बोला ना पुलिस वाला, ये मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि आगे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की जी बात करते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो ही चीज़ें बैन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों को बेच और खरीद नहीं सकते, और चाइल्ड लेबर, ये दोनों चीज़ें बैन है इसके अंदर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो आपको पता है कि अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, दूसरों को बताने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैनेज कर सकते हो, मतलब कीर्तन वगैरह करना चाहो तो वो कर सकते हो, ये सारी की सारी पंडाल वगैरह लगाना जो होता है ना वो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमोशन, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप टैक्स दे सकते हो, ठीक है। टैक्स मतलब ये जैसे कि मान लो कोई दशहरा वगैरह हो रहा है ना, अभी होगा नवरात्रों के बाद, तो ये क्या है, आप इसके लिए पर्ची वगैरह कटवा सकते हो। एक वर्ड होता है ज़कात, ज़कात दिया जाता है, मैंने सुना है आपने वर्ड, ज़कात वगैरह दे सकते हो। अब तो ये क्या है, ये एक तरह से प्रमोशन टैक्स है, ठीक है। और आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि यार मंदिरों के अंदर है ना प्रसाद, मंदिर हो गए, हमारे गुरुद्वारे हो गए, या कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अ, मिठाई जो होती है ना, या प्रसाद कह सकते हो, प्रसाद कहना ज़्यादा सही रहेगा, बट अब मंदिर के अंदर तो वहाँ पर जब आप प्रसाद खरीदने जाते हो ना, मतलब चढ़ाने से पहले कह रहा हूँ मैं, चढ़ाने के बाद तो प्रसाद है, वो चढ़ाने से पहले मतलब जब चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे पहले जो होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो मंदिर के जो आसपास के होते हैं ना वही देखते हैं वो, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि आप ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो ताकि रिलीजन के प्रमोशन के लिए वहाँ पर अगर कोई मंदिर बनता है या कुछ बनता है ना। अ, वैसे तो मैं आपको बता दूं, आई बिलीव इन गॉड, ऐसा नहीं है, बट मैं बहुत, मेरे को बहुत टाइम हो गया है मंदिर गए हुए, ठीक है। मैं मतलब बाहर से मत्था टेकता हूँ अगर मैं कभी भी जाता हूँ, जैसे स्कूटी वगैरह पे जा रहा हूँ, और घर के मंदिर में तो मत्था टेकते हैं, बट मैं बहुत टाइम हो गया, मैं बड़े मंदिर में नहीं गया, जैसे बाहर मंदिर होते हैं ना उसमें नहीं गया, ठीक है।
जैसे मंगलवार वगैरह भी होता है तो मैं घर पे ही प्रसाद चढ़ाता हूँ। तो क्या है कि मैं बहुत टाइम पहले गया था, गुरुद्वारे गया था मैं। तो वहाँ पर जो होता है ना, आप चाहे 21 रुपये दो, चाहे आप 81 रुपये दो, चाहे आप 101 रुपये दो, आपको उतनी प्रसाद मिलेगी जितने को दूसरे को जितनी मिल रही है ना। अब क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है, पता नहीं, मैंने ली थी 51 की ली थी, किसी ने 101 की ली थी, सेम बाउल था, सब कुछ सेम था, है ना। तो ये अच्छी बात है, ऐसे मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं, मेरे को बढ़िया लगा ये सिस्टम। मैंने कहा भाई पैसे के हिसाब से नहीं तोल रहे, ये बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि आप रिलीजियस जो है उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए पैसे वगैरह भी दे सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा साफ सफाई, गुरुद्वारे में साफ सफाई के लिए, या जो भी पूरा सिस्टम होता है ना, वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर आके रहते हैं, इतने सारे लोग आते हैं वहाँ पर, है ना। तो चाहे कोई भी हो वहाँ पर, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती, चाहे मंदिर में हो चाहे गुरुद्वारे में हो, ये ठीक है चीज़। साफ सफाई तो रहनी चाहिए यार, है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि मंदिर खुद ऑपरेट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी रेनोवेशन वगैरह का काम होता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चलो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, तो इस वजह से ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, राइट ऑफ द माइनॉरिटी। अच्छा सर, रिलीजियस वाले और कल्चर और एजुकेशन राइट में क्या डिफरेंस है? इसमें ना कल्चर से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये रिलीजन है पूरा, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग लैंग्वेज और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज आते हैं, दोनों बहुत अलग चीज़ है। कल्चर रिलीजन दोनों बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है। मान लो मेरा कोई दोस्त है, ये रियल है वैसे, अ, मेरा दोस्त है, उनकी मदर है, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती है, मैं उनको नमस्ते ही करता हूँ। अब नमस्ते तो यार कल्चर है हमारा, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये कल्चर है। अब मैं, कोई भी मेरे को दिखता है ना मतलब मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता कि भाई वो किस रिलीजन से है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, क्या है, जहाँ बड़े दिखते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते, तो ये क्या है, कल्चर है ना। रिलीजन अलग चीज़ हो जाती है, मेरी बात समझ गए ना। चलो जी, तो ये हमारे अब जीन्स में आप कुछ नहीं कर सकते आप। तो कल्चर और एडुकेशन, कल्चर और रिलीजन, आई होप डिफरेंस समझ आ गया। तो इसमें वही लैंग्वेज की बात करी गई है ना। जैसे आपने सुना होगा कि गुजराती स्कूल होते हैं, है ना, बंगाली स्कूल होते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के अंदर ही आता है। या क्या है, आप ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे गुजराती स्कूल का या बंगाली स्कूल का, पंजाबी स्कूल का रिलीजन से एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पंजाबी स्कूल तो क्या कहते हैं, वो रिलीजन से है, बट ऐसा नहीं है बच्चे। पंजाबी लैंग्वेज है, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ हमारे गुरुओं से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिलीजन के लोग पंजाबी नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा लैंग्वेज स्पेसिफिक है ये, ठीक है। चलो, तो वो भी आप स्टैब्लिश वगैरह कर सकते हो। आज यार पता नहीं क्या हो गया, बड़े धार्मिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पता नहीं, ठीक है, कम करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। चलो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये लिख लो जी, ये लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके फर्स्ट टर्म में आया तो 5 नंबर में, और अगर नहीं आया तो फाइनल में 100% चांस है, 100% लिख लो, कंफर्म आएगा। ये क्या है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैंने आपको बताया था ना, ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। ये कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में, ठीक है। कि आप जा सकते हो अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, और जो कोर्ट है कुछ ऑर्डर देगा जिसको हम बोलते हैं रिट। अभी रिट का भी क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, डज रिजर्वेशन वायलेट द राइट टू इक्वालिटी। ये जो रिजर्वेशन दी जाती है SC ST के बच्चों को, जैसे कोई बच्चा होता है अगर 90% लाता है उसका कॉलेज में एडमिशन होता है, और SC ST का बच्चा 85% लाता है उसका भी सेम कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। क्या ये चीज़ राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करती है? क्या ये वायलेट करती है राइट टू इक्वालिटी को? आप बोलोगे सर करती है सर, एक का 90 में हो रहा है, एक का 85 में हो रहा है, ये तो भेदभाव हो रहा है। नहीं बच्चे, इक्वालिटी का मतलब बड़ा जरूरी है, ध्यान से समझना। इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल प्रोवाइड करना नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल लेवल पे लाना होता है। लेट्स एज्यूम कि कोई पर्सन है, कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, उनको बड़ी प्रॉब्लम है और फैमिली में कोई नहीं है, 60 एज है ना, तो उनको पेंशन मिल रही है। अब सेम पेंशन आप अगर नीतू अंबानी को दोगे तो हंसी आएगी बस। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ बोलेंगे तो इक्वालिटी नहीं है, बेवकूफ़ी है। इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल प्रोवाइड करना नहीं होता। सेम पेंशन अगर आप नीता अंबानी है, नीता अंबानी है जहाँ तक मेरे को यार, उनको दे रहे हो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ना उनको ज़रूरत है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए तो लोन ले लें उनसे, बट मेरे को लगता नहीं कि उनको ज़रूरत है। तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली दिखाता है कि इक्वालिटी का मतलब है कि सबको इक्वल लेवल पे लाना। एक बच्चा जो SC ST कम्युनिटी से, मान लो उनकी
फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर वो बिना कोचिंग गए बिना कुछ करे सिर्फ बुक की नॉलेज से वो 85% ला रहा है और दूसरा 90% ला रहा है, जबकि उसके पेरेंट्स वगैरह बहुत अच्छे एडुकेशन वगैरह उन्होंने ली है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे ट्यूशन टीचर हैं, सारी फैसिलिटी उसको मिल रही है, तो आप देखो 85% लाने वाला बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है ना। तो इसलिए उसको आगे करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह दी जाती है, और आर्टिकल 16(4) भी यही कहता है कि हाँ, जो रिजर्वेशन है वो किसी भी टाइप के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल लेवल पे लाना होता है, ना ही सबको इक्वल प्रोवाइड करना। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी बंदे से उसकी जान जो है वो नहीं ली जा सकती, ठीक है, विदाउट दी विदाउट द लॉ, विदाउट फॉलोइंग दी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब समझना, मान लो कोई पर्सन है जिसने कुछ गलत करा है, बहुत गलत करा है, आपने पकड़कर उसको जान से मार दिया, सुनना मेरी बात, केस आप पे भी बनेगा। ऑल्दो पता है कि सामने वाले ने गलत करा है, और आप मान लो मारा है आपने किसी को, तो केस आप पे भी बनेगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि आपने मारा है, इसलिए चाहे उसने गलत भी करा हो तब भी, अगर वो कुछ, अगर मान लो कोई टेररिस्ट भी हो ना, टेररिस्ट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बट अगर टेररिस्ट भी होता है, केस बनेगा। ऑल्दो आप मोरालिटी के बेस पे छूट जाओगे कि अब टेररिस्ट को क्या ही वो प्रोटेक्शन दे हम, है ना। तो समझ आ गया ना मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी बंदे से उसकी जान नहीं ली जा सकती। पुलिस वाले भी अगर किसी बंदे को पकड़ते हैं और कस्टडी में उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो पुलिस वालों पे केस हो जाता है कि भाई वो मर कैसे गया। समझ रहे हो? चाहे उस बंदे ने कोई भी क्राइम करा, वो मरा कैसे। ठीक है, तो किसी भी बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी को नहीं मार सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। पहले तो मैं ना दो वर्ड के मतलब बता देता हूँ। एक तो होता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिसपे शक होता है, कंफर्म नहीं है अभी, सब साबित नहीं हुआ। और एक होता है कन्विक्टेड, जिसका साबित हो चुका है। तो अगर कोई बंदा अरेस्टेड पर्सन है, अभी अक्यूज्ड है, तो उसके क्या क्या राइट होते हैं? पहली बात तो ये है कि उसको बताना पड़ेगा, अगर उसको अरेस्टेड पर्सन है, किसी को अभी अभी पकड़ा गया, तो उसको बताना पड़ेगा जी क्यों पकड़ा है। दूसरी बात है कि उसको अपने को डिफेंड करने का पूरा पूरा राइट है, और अपने चॉइस का जो है वो लॉयर रखने का भी चॉइस है उसके पास। तीसरी बात है, उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये तो आपने बहुत बार मूवी में सुना भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन और राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमने एक पॉइंट देखा था कि आप कहीं भी जा सकते हो, है ना, कहीं भी घूम सकते हो, बट एक्चुअल में राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन नहीं करता। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब बताता हूँ मैं, सुनो पहले। राइट टू फ्रीडम का मतलब आप बताया मैंने, कहीं भी जा सकते हो, है ना। बट लेट्स अज्यूम कि कोई पर्सन है जिसपे 100% हमारी जो स्पेशल एजेंसी है, हमारी जो भी है रॉ की एजेंसी है, लेट्स अज्यूम, उनको पता चला कि यार एक पर्सन है जो इस कंट्री से आया है, पाकिस्तान से आया है ना। लेट्स, अब देखो ऐसा भी बात नहीं है कि सारे पाकिस्तान में गलत होंगे, बट भाई अच्छे भी नहीं है सारे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर पाकिस्तानों को भी वीज़ा दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है नहीं जी हमारी तो दिक्कतें बहुत है, हम तो नहीं, हम है ना पाकिस्तानियों को भी देते हैं। मैं आपको बता दूं वीज़ा, पता है किनको? मेडिकल वीज़ा वालों को, जिनको मेडिकल वीज़ा होता है या कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है। भाई इंसानियत हमारे में है, उनमें हो ना हो, बट हम सबको अलाउ करते हैं कि चलो भाई कर। वो अलग बात है कि वो भारत से सही होने के बाद वो दोबारा अपने देश जाके भारत को ही गाली बकेगा, बट हमारा काम तो सिर्फ अच्छा ही करना है। तो ये क्या है, अब मान लो कोई बंदा आता है बस गलत इंटेंशन के साथ आया है, अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं आया, वो गलत इंटेंशन के साथ आया है। हमारी रॉ की एजेंसी को पता है कि भाई ये पक्का कुछ गलत करेगा, कंफर्म है, करा नहीं है अभी तक, करेगा। तो अब देखो, अगर उसने कुछ कर दिया तो क्या फायदा? अगर कर दिया उसके बाद पकड़ रहे हो आप, तो फिर तो ये बेवकूफ़ी हुई, जब क्योंकि पता था पहले से, है ना। और अगर आपने उसको पहले पकड़ा, मतलब अभी पकड़ लिया, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर दिक्कत ये आ जाएगी कि यार इसको जेल में कैसे डाले, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है। तो इसमें आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब ही क्या होता है? प्रिवेंटिव यानी, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, उससे पहले ही किसी बंदे को डिटेन कर लेना। तो यानी अगर किसी पे शक हो तो उसको डिटेन कर लेना, इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑल दो गवर्नमेंट इसका बहुत बुरी तरीके से मिसयूज़ करती है। 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से जो भी अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट आई है, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हमेशा किसी ना किसी ऐसे बंदे को पकड़ के जेल में डाल देती है। ठीक है, सब में नहीं, बहुत ऐसे भी केस होते हैं जिसमें पकड़ के जेल में डाल देती है। उस बंदे ने कुछ नहीं करा होता, वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होता है, ठीक है, सरकार के खिलाफ बोल रहा होता है, पर सरकार पकड़ के उसको जेल में डाल देती है कि भाई तूने कुछ करा है, तू वायलेंस फैला रहा है, दंगे फैलाएगा तू, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हो। यही बात लिखी हुई है पूरी की पूरी, वो सिनेरियो मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों कहा था, क्योंकि इसका वायलेशन होने पर आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, ये बोलता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और बेसिकली जब आपके राइट टू किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, कुछ रेट जारी करता है, कुछ ऑर्डर देता है, और वही ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला है जी हीबस कॉर्पस। सर व्हाट डू यू मीन बाय हीबस कॉर्पस? हीबस कॉर्पस का मतलब है कि अगर किसी अरेस्टेड पर्सन को गलत तरीके से पकड़ा गया है, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है कि उस बंदे को उसके कोर्ट के सामने पेश करे या उसको रिहा कर दे, ये होता है हीबस कॉर्पस। तीसरा होता है मैंडेमिस। मैंडेमिस का मतलब क्या होता है कि अगर 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 कोर्ट को लगता है कि कोई बंदा अपनी लीगल ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा, जिसकी वजह से दूसरे के राइट को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंडेमिस लगा देगा कोर्ट, और उसको फिर सस्पेंड वगैरह भी होना पड़ सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई कोर्ट जो है वो अपने एरिया से बाहर निकल के फैसला सुना दिया है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि मान लो वेस्ट दिल्ली का कोई केस है, वो नॉर्थ दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो देख रही है, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो जो हायर कोर्ट है वो उस पर रोक लगा देगी, ठीक है, और उस ऑर्डर का नाम होगा प्रोहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट है कोवरेंटो। कोवरेंटो का क्या मतलब होता है? कोवरेंटो का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी जॉब पे बैठा हुआ है जो उस जॉब के लायक ना हो, और इन्वर्टेड कोमा गवर्नमेंट जॉब, किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में बैठा हुआ जो उस गवर्नमेंट की जॉब के लायक ना हो, तो उस पर कोवरेंटो लगा के उसको हटाया जा सकता है, उसको उस जॉब करने से रोका जा सकता है। सर इसका एग्जांपल, मान लो कोई बंदा है जो आईपीएस है, पता चलता है वो तो 10th फेल है, तो क्या वो आईएएस रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। आईपीएस रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो उस पर कोवरेंटो लगाया जाता है और उसे आईपीएस आईएएस की जॉब से हटाया जाता है। ठीक है, सर्त्योरारी ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो इसी की वजह से इसको मैं सर्त्योरारी पढ़ रहा हूँ। अलग प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, या वैसे तो है नहीं, बट ठीक है। अब ये क्या कहता है सर्त्योरारी? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भारत के किसी भी लोअर कोर्ट का कोई भी केस अपने ऊपर ट्रांसफर वगैरह कर सकती है, इसी को कहते हैं सर्त्योरारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये बेसिकली वो गाइडलाइन होती है जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जैसे इसका एग्जांपल मिड डे मील हो गया, है ना, या स्लॉटर ऑफ एनिमल हो गया, कैटल्स हो गया, स्लॉटर ऑफ पेट एनिमल या कैटल्स वगैरह कह सकते हो, जो हमारे लिए यूज़फुल है ना। और क्या हो गया, यूसीसी हो गया, और क्या हो गया, और पेंशन वगैरह वाला मैं बता ही चुका हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, ये देखो लिखा भी होगा इसमें। ये यूसीसी हो गया, अल्कोहल वगैरह को बंद करवाना, कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करना, कैटल स्लॉटर को रोकना, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और एक क्यों किया जाता है? ताकि सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस स्टैब्लिश करा जा सके, ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले है ना हमारे 7 फंडामेंटल राइट होते थे, अब तो 6 है। 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था फंडामेंटल राइट, जो 1978 में हट गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, और इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 300A में। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल राइट तो पढ़ लिया, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है। सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है? देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है जो आप करो, बट हाँ अगर वो आप नहीं करते तो आपको जेल नहीं होगी। जैसे एनवायरनमेंट को साफ रखना, है ना, हारमनी बना के रखना, शांति बना के रखना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और एक कब ऐड करी गई थी? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड करी गई थी। और उस ये लिखी हुई है आर्टिकल 51A में, ए से लेकर के तक सब में, ABCD, मैं सबका मतलब बता सकता हूँ आपको, बट आपके लिए कोई ज़रूरी है नहीं, ना ही बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। वैसे ए से लेकर के तक सारी बातें लिखी हुई है। टोटल मिला के 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पहले 10 थी और अब 11 है। ठीक है, और एक NHRC के बारे में लिखा है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लो बस, और इतना याद रख लो 1993 में बना था, और इसमें 5 मेंबर है। इसका काम है ये देखना कि किसी के दंगे वगैरह हो जाते हैं तो उसमें पीड़ित के केस वगैरह को देखना, और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वहाँ पर देखना, है ना, और साथ में जो जेल वगैरह है उसमें भी देखना कि वहाँ पर जो कैदी हैं उनके राइट्स का वॉयलेशन ना हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे। मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। चलो जी, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, और चलो आ जाते हैं। तो बेसिकली है ना, इलेक्शन के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है FTTP और एक को कहते हैं FPTP, और दूसरा होता है PR सिस्टम। पहली बात तो मैं बता दूं, FPTP इंडिया के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पूरी कंट्री को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर वोटिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती है, सीट सीट बोला है मैंने, वोट नहीं बोला, सीट मिलती है, उस पार्टी का ही PM बनता है। ठीक है जी, और यहाँ पर है ना, आप वोट किसको देते हो? आप वो
पर्सन को वोट देते हो, पार्टी को वोट नहीं देते, पर्सन को वोट देते हो। जैसे कि मान लो, लेट्स अज्यूम, इसका एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के अंदर जब एमपी के इलेक्शन अभी 2024 में ही तो हुए हैं, तो उसके अंदर जब आपने चुना था तो आपने सिर्फ ये लिखा था बीज, आपको तो नहीं पता होगा वैसे, अगर आपके पेरेंट्स के साथ जाते हो तो जरूर देख के आना इलेक्शन, कि इसमें ये लिखा था बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सिर्फ यही नाम ही लिखे हुए थे, बंदे के नाम लिखे हुए थे, फिर बाद में उनका लोगो लिखा हुआ था, और कुछ तो निर्दलीय भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप पार्टी को नहीं, आप बंदे को वोट देते हो। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर है ना अलग अलग छोटे पार्ट में नहीं बांटा जाता, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रखा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ना, अगर किसी को भी जीतना है तो उसके पास 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, और यहाँ पर 50% से कम वोट हो सकते हैं। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बोला सीट ज्यादा होनी चाहिए, बट वोट 50% से कम भी हो सकते हैं, यानी 50% से कम भी वोट हुए तब भी आपका काम हो जाएगा, और यहाँ पर 50% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यही बात पूरी की पूरी लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर। आप चाहो तो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। वही छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में बांट दिया जाता है, इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाती है, इसमें आप एक ही रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो एक इलाके से, इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जितने वोट मिलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बंदे चुने जाते हैं। इसमें आप कैंडिडेट को वोट देते हो, इसमें आप पार्टी को वोट देते हो। ठीक है, और इसमें एक बंदे को ज़्यादा सीटें मिल सकती है जितने उसको वोट मिले हो, और यहाँ पर क्या होता है कि जितने वोट मिले उसके अकॉर्डिंग ही सीटें मिलती हैं। ठीक है, अगर ये किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं बच्चे, मैं इस चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने समझाया, क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए कम से कम 15 मिनट लिए थे, मेरे को याद है चैप्टर समझाया था जब। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, अगर समझना हो, वैसे ज़रूरत नहीं है अभी के लिए तो। ठीक है, एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो उसके बाद जब आप सेकेंड टर्म की तैयारी करोगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों आएगा, तो उस टाइम देख लेना। ठीक है, और अगर फाइनल की तैयारी कर रहे हो तब भी मेरे को लगता नहीं है इतना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल अलग से क्वेश्चन इसका नहीं बनता, बट फिर भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, चल, क्योंकि नहीं तो पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ रहोगे कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है, तो इसलिए देख लेना। ठीक है, और बट 50% ये बता चुका हूँ, यहाँ पर मेजॉरिटी वोट चाहिए। ये इंडिया और यूके में होता है, और ये इसराइल में और नीदरलैंड में होता है। अच्छा, इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को ही क्यों चुना, यानी इंडिया ने यही वाले सिस्टम को क्यों चुना, क्यों? क्योंकि पहला, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो है वो लोगों के पास क्लियर चॉइस होती है, ज़्यादा चॉइसेस होती है, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए एकदम सही है। और साथ में यहाँ पर है ना, लोग कैंडिडेट को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, वोटर्स नो द कैंडिडेट पर्सनली, दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट अवेलेबल इन दी अदर सिस्टम। यहाँ पर है ना बेसिकली कनेक्शन बैठता है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एमपी एमएलए होते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं, एक बड़ी सी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर तो लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि ओके, मैं दोबारा से बता देता हूँ इस पॉइंट का क्या मतलब है। वोटर नो द कैंडिडेट पर्सनली। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर जो भी वोटर्स होते हैं वो अपने एमएलए एमपी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई दूसरा सिस्टम लेंगे तो पार्टी हो सकता है लोगों को यहाँ पर ये लगे कि यार पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो इस चक्कर में क्या है, इंडिया ने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन के क्या काम होते हैं, बना के भी लिख सकते हो। क्या? पहला, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। दूसरा, नए नाम को ऐड करना, पुराने नाम को हटाना। तीसरा, वोटर का रिजल्ट वगैरह करना, इलेक्शन वगैरह कराना, लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करना, है ना। और ये देखना कि ढंग से इलेक्शन हुए नहीं हुए, कोड ऑफ कंडक्ट निकालना, अलग अलग पार्टी को सिंबल वगैरह प्रोवाइड करना, कहीं पर धोखाधड़ी हुई है तो दोबारा इलेक्शन रीपोल करवाना, ये सारे काम होते हैं इलेक्शन के। क्या इलेक्शन के अंदर कुछ रिफॉर्म आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म बताओ। बिल्कुल, पहला कि ये बोला जाता है कि हमारे सिस्टम को एफपीटीपी से पीआर सिस्टम में चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता दूं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि एफपीटीपी की दिक्कत क्या है। एफपीटीपी की एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी पार्टी को 51% से कम भी वोट मिलते हैं ना, तब भी उसको बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाती है, जिसमें एग्जांपल कांग्रेस का दे रखा है। उसको 84 के 85 के टाइम में 1985 के टाइम में 415 सीटें मिली थी। वोट कितने थे? 48% बस। पता है 415 का मतलब जानते हो? 1947 से लेकर अभी तक कोई 400 350, जहाँ तक मेरे को याद है, क्रॉस नहीं कर पाया कांग्रेस के अलावा। उस टाइम तो चलो नेहरू जी का दबदबा था, बट नेहरू जी के जाने के बाद पहली बार राजीव गांधी को पहले इलेक्शन में इतने वोट मिले थे, वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। ठीक है, चलो, तो ये अपने को समझ आ गया। तो पीआर सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं तो पीआर सिस्टम की इसलिए दिक्कत लोग बताते हैं, और यही बात बोलते हुए कहते हैं कि पीआर सिस्टम को, एफपीटीपी को पीआर सिस्टम से चेंज कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी है कि 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि नहीं है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तो है, बट यहाँ पर नहीं है।
तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाने चाहिए ताकि मनी वगैरह का रूल खत्म किया जा सके, जो भी बंदे पर क्रिमिनल केस है उसको कंटेस्ट करने से रोकना चाहिए, कास्ट और रीजन के नाम की अपील को बंद करवा देना चाहिए, और साथ में एक प्रॉपर रूल वगैरह बनाने चाहिए ताकि जो पार्टी के अंदर भी इलेक्शन वगैरह हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर या लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जिसे बोलते हैं। एमएलए और एमपी बनने का क्या क्राइटेरिया है? पहला 25 साल एज होनी चाहिए, किसके लिए? किसके लिए? लेजिस्लेचर असेंबली नहीं, यहाँ पर आप लोकसभा लिख लेना, ठीक है, लोकसभा लिख लेना। तो लोकसभा के लिए आपको 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लिए 30 साल होनी चाहिए। काउंसिल के लिए, काउंसिल के लिए या राज्यसभा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी, कोई भी प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होना चाहिए, इसका मतलब है किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट आपको पता होगा इंग्लिश में वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट है कि क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, उस पर साबित नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर कितने सारे लोग हैं क्रिमिनल केस वाले, हाँ बट साबित नहीं हुआ, जिस दिन साबित हो जाएगा पोस्ट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स और कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या मतलब होता है? देखो सिंपल है, देखो पहले ये ब्रिटिश यूज़ करती थी इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल। इसमें पता क्या होता था, किसी एरिया के अंदर अगर मान लो ए कम्युनिटी के लोग और बी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ए कम्युनिटी के लोग 90% है, मान लो 70% है, 70 नहीं 60 करते हैं, और बी जो है 40% है, तो ज़्यादा कौन है? ए। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स ब्रिटिश टाइम ये यूज़ करती थी और बोलती थी कि जी इलेक्शन में खड़ा भी ए कम्युनिटी का ही होगा और वोट भी ए कम्युनिटी के ही लोग ही डालेंगे। तो अब ध्यान से सोचो, क्या ए कम्युनिटी का बंदा जो कभी खड़ा हुआ है क्या कभी बी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा? नहीं, और इसी की वजह से दंगे होंगे, और यही ब्रिटिश चाहती थी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ये कहता है कि ए और बी इलाके के अंदर अगर ए 60% है, बी 40% है, तो हाँ खड़ा तो इलेक्शन में ए ही होगा, है ना, बट वोट जो है वो सारे डालेंगे। तो ए वाला बंदा बी का भी ध्यान रखेगा कि यार इनके भी वोट चाहिए मेरे को, तो इनके लिए भी काम करेगा और हारमोनी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सिस्टम हमने आज़ादी के बाद यूज़ किया, और इंडिया के अंदर अभी लोकसभा के अंदर एससी की 84 और एसटी की 47 सीटें रिजर्व है, याद रखना ये, है ना। चलो एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्शन और डेमोक्रेसी जो है टू साइड ऑफ कॉइन है, यानी जिस कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं, मतलब जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है वहाँ इलेक्शन होंगे ही होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और जिस कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होगी होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में ही चलेगी, बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं होती और बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन करवाना वेस्ट है। चाइना इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं बट वो वेस्ट है, क्यों? वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, घूम फिर के एक ही पार्टी आएगी वोट करने के बावजूद भी, तो क्या ही फायदा। तो बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी और बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन वेस्ट है दोनों। आर्टिकल 324 क्या है? आर्टिकल 324 बेसिकली हमारी पावर दिखाता है कि इसकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, सॉरी, हमारी इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। आई होप मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इलेक्शन, मैंने यहाँ पर भी इलेक्शन ही बोला हो, इलेक्शन कमीशन ही बोला हो, ठीक है। चलो आ जाते हैं जी, तो इलेक्शन कमीशन की पावर के उसके पास सुपर इंडिपेंडेंस है, लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के, हर एक स्टेट के इलेक्शन वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को चुनने का, ये सारे के सारे इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 324। नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी 84 47 बता चुका हूँ, और एक टाइम पे ना इंडिया में वोटिंग एज 21 होती थी, अब 18 है। सर कब चेंज हुई? सर 1989 में चेंज हुई थी, और पहले एक ही है ना हेड होता था इलेक्शन कमीशन का, एक चेयर वो होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब 3 है। कब चेंज हुआ? ये भी 1989 में चेंज हुआ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन में से एक है एग्जीक्यूटिव। आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है, जुडिशरी जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ को एग्जीक्यूट करता है। तो ये लिखा था एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड एनफोर्सिंग दी लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है एग्जीक्यूटिव का होता है। और कितने टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है? तो 3 टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, याद रखना ये बात। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है जी पार्लियामेंट्री, दूसरा होता है जी सेमी प्रेसिडेंशियल, और तीसरा होता है प्रेसिडेंशियल। पहले पार्लियामेंट्री सुनते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर यही है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट का हेड होता है ना वो पीएम होता है, जैसे कि आपको पता है इस टाइम जो गवर्नमेंट के हेड है वो पीएम है ना। दूसरी बात है कि वो क्या होता है, वो उस पार्टी का मेंबर होता है जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है लेजिस्लेचर में। अभी लोकसभा के अंदर किसकी मेजोरिटी है? ठीक है, बीजेपी की मेजोरिटी है। ओके, तो बीजेपी के ही पीएम है, यस और नो। चलो नेक्स्ट है कि ही इज़ अकाउंटेबल टू दी लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के अंदर अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो यही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि द हेड ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट में बी मोनार्क या प्रेसिडेंट, यानी इन दोनों में से एक हेड ऑफ द स्टेट होगा,
मैंने क्या बोला, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाए तो वो होगा पीएम, हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाए तो वो होगा प्रेसिडेंट। मोनार्क तो इंडिया में है नहीं, यूके के अंदर भी पार्लियामेंट्री है बट वहां पर मोनार्क है, वहां प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल की, सेमी प्रेसिडेंशियल पे आऊंगा, प्रेसिडेंशियल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों सेम ही होते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। और यहाँ पर है ना लोग डायरेक्टली वोट देकर अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, यहाँ पर है ना हम लोग वोट देकर अपने एमपी को चुनते हैं और जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी होते हैं ना उनका पीएम बनता है। बट ऐसा नहीं है, ये यूएस में फॉलो होता है, यूएस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली वोट देकर अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं और ये अकाउंटेबल नहीं होता लेजिस्लेचर को लेकर। क्यों, मतलब लेजिस्लेचर अगर इनसे कोई सवाल पूछे तो ये जवाब नहीं देता, मर्जी है इसकी दे या ना दे। क्यों, क्योंकि इसको तो लोगों ने चुना है, तो लोगों के लिए अकाउंटेबल होता है सिर्फ, ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होता। अब आ जाते हैं तीसरा सेमी प्रेसिडेंशियल, ये क्या होता है, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसमें प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं और दोनों की पावर जो होती है बराबर होती है। देखो इसके अंदर जो होती है, पहली बात तो यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर होता नहीं है प्रेसिडेंशियल में, पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट होता है बट प्रेसिडेंट की पावर बहुत कम है जैसे इंडिया के अंदर है। ठीक है, बट सेमी प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की होती है पावर, दोनों की पावर बराबर होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ज़्यादा भी नहीं बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होती है, आप कह सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंशियल की प्रेसिडेंट की थोड़ी सी कम होती है और इसलिए इनके बीच में जो है वो कहासुनी हो जाती है और यही सबसे बड़ी दिक्कत बनती है सेमी प्रेसिडेंशियल में। ठीक है, और जो पीएम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, टू दी लेजिस्लेचर, यानी अगर इससे कोई सवाल पूछा जाए तो ही इज अकाउंटेबल, उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वाई इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने इंडिया ने पार्लियामेंट्री यानी ये वाला जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था जो हमने देखा वो अडॉप्ट क्यों किया जी। तो इसका सबसे पहला रीज़न था क्या ना, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे ना तो ब्रिटिश भी पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज़ करती थी, तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 पता था कि कैसे रन होता है, क्या एक्सपीरियंस था, तो इसी वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35 साल या उनसे ज़्यादा एज होनी चाहिए आपकी, और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आप नहीं होने चाहिए। याद रखना ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभार, तो क्वालिफिकेशन पूछ लेगा आपसे, पूछा जाएगा ही शुड बी दी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो आप बोलोगे यार पार्लियामेंट का मेंबर, हाँ हाँ, बट नहीं, ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यानी किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट, अगर अगर हो तो उनको रिजाइन करके बनाया जाता है फिर। ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, दिवाली है यानी ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट, एक बैंकरप्ट पर्सन लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता। और अगर प्रेसिडेंट, यानी इसमें साइन की वैल्यू नहीं होती, बैंकरप्ट वो बंदा होता है जिसके साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, और सोचो प्रेसिडेंट के साइन की वैल्यू नहीं हुई तो फिर काय का प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट को हटाने का क्या सिस्टम है, पहली बात तो जो प्रेसिडेंट को हटाई जाती है, हटाए जाने की प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, और इसमें क्या होता है, पहले तो 14 दिन का टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को अगर उनके खिलाफ कुछ मिलता है अपनी सफाई पेश करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है 14 दिन के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होता है 2/3 मेजोरिटी के साथ वोटिंग करवाई जाती है, और अगर वो वोटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, दोनों में कंसेंसस मिल जाता है, तो प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट जो है वो छोड़नी पड़ती है, विकेट करना पड़ता है ऑफिस। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर क्या होती है, पहली बात तो ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर को। इसमें है ना एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर लिखा अपॉइंट, 99% चांस है कि अगर आपसे पूछा जाए किसी का भी, कोई भी, अटर्नी जनरल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, है ना, चीफ जस्टिस हो, किसी का भी अपॉइंटमेंट पूछा जाए ना, 99% चांस है कि उसका आंसर प्रेसिडेंट होगा। तो अगर मान लो कोई अटपटा सा लग रहा है और स्टार्टिंग में वर्ड है अपॉइंट, कौन अपॉइंट करता है, तो इसका आंसर 99% प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि ऑल 99 ज़्यादा बोल देगा, 95%। ठीक है, 99 कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट हाँ मैक्सिमम का आंसर, अगर क्वेश्चन समझना है तो सबसे पहले दिमाग में प्रेसिडेंट ही मार्क करके आना है। ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, जैसे गवर्नर को चुनने का काम, चेयरमैन को चुनने का काम, या शपथ दिलवाने का काम, अपॉइंटमेंट शपथ दिलवाता है, ये लिखा ना अपॉइंट, मैंने आपको बताया गवर्नर, चेयरमैन, चीफ जस्टिस, ये सारे के सारे। नेक्स्ट है कि ये लॉ और प्रोसीजर, जो लॉ होता है और जो पॉलिसी होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट मतलब साइन करके लॉ वगैरह बनाता है ना, या आप कह सकते हो फाइनल डिसीजन जो है वही लेता है, फाइनल आप कह सकते हो कि हाँ यहीं बढ़ते हैं लॉ पास होने की। और दूसरी बात है इसी सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, आर्मी के सुप्रीम कमांडर होते हैं, और ही अपॉइंट हाई कमीशन, अम्बेसिडर, और रिसीव द क्रेडेंशियल ऑफ द फॉरेन डिग्निटरीज, ही रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड, इंडिया को अब्रॉड रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, लोग नहीं,
डिप्लोमेट होते हैं वो इंडिया के अंदर अगर आते हैं, एम्बेसी के अंदर रहते हैं, तो पहले सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रेसिडेंट से, इंडिया के प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ता है। वॉर और पीस की यही घोषणा करते हैं और साथ में इनके पास राइट होता है कंसल्ट का और इन्फॉर्म का। इसका मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर से अगर ये कोई बात पूछे तो बतानी पड़ेगी, कोई सलाह मांगे बतानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी सलाह। तो ये है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हर मुद्दे पे उसको पता होना चाहिए, वो सलाह लेना चाहे ले सकता है। दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो यही है कि ये क्या करते हैं कि जो भी मैटर वगैरह होते हैं उनको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि एडवाइस लेना चाहे तो एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। तीसरी बात है द प्रेसिडेंट ऑफन राइट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस इज व्यू ऑन द मैटर कन्फ्रंटिंग टू दी कंट्री। और प्रेसिडेंट बीच बीच में लेटर भी लिख सकता है प्राइम मिनिस्टर को, पावर है उनके पास, और कि वो क्या सोचते हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किस सिचुएशन में जो प्राइम प्रेसिडेंट की पावर सबसे एटमोस्ट होती है, तो एक ही पावर में सब, एक ही मेन चीज़ में सबसे ज़्यादा एटमोस्ट होती है। कब? जब उनके पास, जब कोलिजन गवर्नमेंट हो, ये बात याद रखना। और है ना, विटो पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। ये विटो पावर तो पता होगा आपको क्या होता है। विटो पावर का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक्ट आया, लोकसभा से भी पास हो गया बिल, राज्यसभा से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट है ना उसको कुछ टाइम तक होल्ड पे लगा सकते हैं। कहते हैं मैं अभी साइन नहीं करूंगा, बाद में साइन करूंगा, और बाद में इस चीज़ को लॉ बनाएंगे। तो ये हमारी कहाँ लिखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, विटो पावर है ये। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या काम होते हैं। कैबिनेट को फॉर्म करना, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में बांटना, साथ में मीटिंग वगैरह, कैबिनेट की जो अलग अलग मीटिंग होती है उसको हेड वगैरह करना, चेयर करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट वगैरह करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, ऊपर देखा था हमने। और एक कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में जो है वो एक लिंक की तरह करता है। अच्छा सर, कैबिनेट क्या होते हैं? ये जो ये फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एडुकेशन मिनिस्टर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती है ना, इन सारे के सारे लोगों को कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट और इनके बीच में कनेक्शन बैठाते हैं। यानी अगर फॉरेन मिनिस्टर को कोई बात बतानी है तो पहले प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर बताएंगे प्रेसिडेंट को, तो लिंक की तरह काम करते हैं। फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट होते हैं एक तरह से, और ये क्या करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं पार्टी के, और कंट्री को भी ये लीड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है। देखो, आईपीएस आईएएस सारे होते हैं ना जो भी हमारे, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस लिखोगे? पहला, ये इलेक्टेड, ये सेलेक्टेड होते हैं, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इनका टेन्योर फिक्स होता है ना। आप इनको रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। ठीक है। बहुत सीरियस होता है तभी निकाल सकते हो आप, कोई केसेस वगैरह मिलता है। दूसरी बात, ये आंसरेबल टू दी पीपल नहीं होते क्योंकि लोगों ने इनको नहीं चुना, है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं, इनके लिए कोई एडुकेशन क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती। ये अकाउंटेबल टू दी पीपल होते हैं और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कम पावरफुल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह से एडवाइस वगैरह ले सकते हैं और उनको देनी पड़ेगी। ठीक है। और एक और बात, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, हमेशा 15% ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये 94th अमेंडमेंट के तहत किया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15%, टोटल मिला के सिर्फ 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है। टोटल हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। अब सिविल सर्विसेज यानी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, आईपीएस आईपीएस है ना, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो इसमें क्या क्या चीज़, अच्छा यूपीएससी आर्टिकल 320 के तहत आता है। ठीक है। मैं इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिविल सर्विसेज यूपीएससी, यहाँ से पूछा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी एक ही बात है ये, तो इस पर लिख देना है कि आर्टिकल यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना। और 320 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, और ये सेलेक्टेड होते हैं, सॉरी इलेक्टेड होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन, ये सारी बातें लिख देना। ठीक है। अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे कि व्हाट डू मीन बाय लेजिस्लेचर। सिंपल है, लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, और इनको हम हिंदी में पार्लियामेंट भी कह देते हैं, संसद भी कह देते हैं। हिंदी में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद, और पार्लियामेंट कह देते हैं इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ स्टेट ऐसी होती है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी वहाँ पर है ना स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली भी होती है और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल भी होती है। सबसे पहले तो मैं उन स्टेट के नाम बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये सारे स्टेट है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी यहाँ पर एमएलए भी होते हैं और एमएलसी भी होता है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को पता भी नहीं होगा एमएलसी क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में तो है ही नहीं। यूपी के लोगों को पता होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एमएलसी होता है। ठीक है। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हो कि सर मैं तो यूपी में रहता हूँ मेरे को नहीं पता, वो फिर थोड़ा नॉलेज जो है ना वो गेन करो यार, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको।
चलो आ जाते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मैं आपको बता चुका हूँ कुछ स्टेट में दो होते हैं, मेंबर नहीं छोड़ो, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि अगर कोई बिल जल्दबाजी में पास हो गया हो तो उस पर बात की जा सके लोअर हाउस में, एक ओपिनियन फॉर्म किया जा सके। फेडरल गवर्नमेंट जो है मैंडेटरी, मतलब एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट के लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आ जाती है, मैं बता ही दिया, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस। इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, इसको हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ जो होते हैं 12 मेंबर वो सिलेक्टेड होते हैं। इसमें टोटल मिला के 543 सीटें होती है, इसमें टोटल मिला के 545 सीटें होती है। ये 550 काट देना, ठीक है। चलो, वैसे 550 पीओके को 550 भी लिख सकते हो पीओके मिला के, और अभी टोटल मिला के 543 इस टाइम। मनी बिल में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास मनी बिल में ज़्यादा पावर नहीं होती। और जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। ये वही डिफरेंस लिखा हुआ है, इसमें कुछ पावर वगैरह के बारे में बता रखा है। अगर लोकसभा की पावर आपसे पूछी जाए तो ये लिख देना, अगर राज्यसभा की पावर पूछी जाए तो ये लिख देना। डिफरेंस मैक्सिमम पूछा आता है इसलिए मैंने बताया, बट इसको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वही लिखा हुआ है कि मनी बिल में कम पावर होती है, मनी बिल में ज़्यादा पावर होती है ना। लोकसभा में मनी बिल में ज़्यादा पावर होती है ना। अब आ जाते हैं जिस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 5 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के काम क्या होते हैं? पहला लेजिस्लेचर फंक्शन, लॉ बनाने का काम होता है। दूसरा फाइनेंशियल फंक्शन, यानी टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड देखता है कि गवर्नमेंट कितने पैसे यूज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें देखता है। रिप्रेजेंटेशन, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। डिबेटिंग फंक्शन, भारत का सबसे बड़ा मंच है जहाँ डिबेट होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट वगैरह करते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन, इसका मतलब है कि इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जज वगैरह को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो भी हमारे पार्लियामेंट से शुरू होती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के मेजर। सर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के मेजर कौन कौन से होते हैं? यानी हम जो पार्लियामेंट है वो कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चन ये है। 4 तरीक़ों से कंट्रोल करती है। कैसे? डिबेट डिस्कशन से, बातचीत करके, बहस वगैरह होती है तो इससे भी क्या करते हो, जब ये बहस वगैरह होती है तो इससे भी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है। एग्जीक्यूटिव में मेन वही आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह आते हैं, तो उससे आप सवाल वगैरह पूछोगे, डिबेट डिस्कशन करोगे तो उससे वो कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है कि आप है ना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, मान लो अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत लॉ लेकर आती है तो आप उस पर वोट करते हो, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे तो इससे भी आप वो रह सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव को ये पता लगता रहना चाहिए कि हाँ भाई अगर हम कोई गलत लॉ लेकर आएंगे तो लोग तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या जो बाकी मेंबर बैठे हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस चीज़ को, है ना, रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे इस बिल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि द लेजिस्लेचर कैन रिफ्यूज़ टू अप्रूव द सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या कर सकता है, द लेजिस्लेचर के रिफ्यूज, अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो गवर्नमेंट के जो भी पैसे वगैरह दिए जाते हैं उस पर रोक लगा सकता है कि आप इससे ज़्यादा पैसे वगैरह क्यों खर्च कर रहे हो, और इसकी पूरी रिपोर्ट वगैरह बनती है कि कहाँ कितने पैसे खर्च हुए हैं। और साथ में पार्लियामेंट के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ये बस याद रखना कि गवर्नमेंट को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या होता है सर? पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली कमेटी वगैरह होती है, सबसे पहले 1983 में बनाई गई थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 1983 से चलती आ रही है। और जो आपको पता ही है कि हमारे जो एमपी वगैरह होते हैं, है ना, सारे के सारे लोकसभा राज्यसभा है तो 3 सेशन में बैठते हैं, बाकी सारा काम यही करती है। ये देखता है करप्शन वगैरह के केसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपेंस वगैरह देखता है, उनकी जो भी डिमांड्स वगैरह है वो सारी की सारी सुनती है, और ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का वर्कलोड भी कम करती है, ठीक है। और वही पावर ऑफ राज्यसभा और पावर ऑफ लोकसभा, वही बात लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। चलो ये देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये देख लो यार। बिल कितने टाइप के होते हैं? बिल पहले तो अगर मैं बताऊं कि गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जो कोई ना कोई एमपी जो गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर होना वो लेकर आता है तो वो एक गवर्नमेंट बिल है, और अगर कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कोई लेकर आता है तो वो प्राइवेट बिल है। अगर वो पैसे से रिलेटेड कोई बिल है तो वो मनी बिल है, और पैसे से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन मनी बिल है। जैसे जैसे कि मान लो लोगों के कैदियों की सज़ा 8 साल से 9 साल हो जानी चाहिए मर्डर केस वालों की, तो ये क्या है, नॉन मनी बिल है, ठीक है। और जैसे कि मान लो टैक्स 15% से 20% हो जाना चाहिए, ये मनी बिल है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जिस पर एकदम फ्रेश बात हुई है, जिस पर कभी पहले बात नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी जिस पर पहले बात हो चुकी है, जैसे 8 साल से 9 साल मैंने अभी बोला, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है क्योंकि 8 साल पहले लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी बिल होता है जिस पर पहले कभी बात नहीं हुई, जैसे जैसे कि मान लो जब जीएसटी आया था तो जीएसटी से रिलेटेड पहले कभी बात नहीं हुई थी, पहले कोई रूल आया ही नहीं था, बाद में लिखा गया, तो ये क्या हमारा ऑर्डिनरी बिल है। अब आते जी ऊपर वाले क्वेश्चन पे।
ऊपर वाला क्वेश्चन है कि कोई बिल जो है ना वो एक्ट कैसे बनता है। पहली बात तो बिल को देखा जाता है कि इसको, अगर वो मनी बिल है तो उसको, मैंने बताया था मनी बिल को हमेशा लोकसभा में पहले ले जाया जाता है, तो ये चेक करता है कि वो मनी बिल है नॉन मनी बिल है, ठीक है। उसके बाद है ना उसको कमेटी पे डिस्कस करने के लिए अलग अलग हाउसेज में भेजा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करके किस हाउस में भेजा जाता है ना। अगर मनी बिल है तो लोकसभा में भेजा जाता है, नहीं है तो राज्यसभा में। उसके बाद है ना कमेटी उसको भाई रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट जो है वो पूरे हाउसेज में दिखाई जाती है, उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है, फिर वोटिंग होती है। फिर अगर दोनों हाउस में सहमति हो तो फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है साइन करने के लिए, और दोनों हाउसेस में अगर मान लो सहमति नहीं बन पाती तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जिस अगर ज़रूरी हो तो इफ़ रिक्वायर्ड जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों एमपी आते हैं, दोनों वोटिंग करते हैं और फिर पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, और एंड में वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट वाले चैप्टर पे, जिसका नाम है जी जुडिशरी। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। चलो जी रिकॉर्ड तो हो रही है अच्छे से। आगे आ जाते हैं जी जुडिशरी, ठीक है। तो पहला है जी हमारा कि डायरेक्टली आ जाते हैं। जुडिशरी क्या होता है, पहली बात तो जुडिशरी जो है ना वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको आप कह सकते हो। और ये क्या करता है, हमारे लॉ को इंटरप्रेट करता है, और साथ में क्या करता है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने का काम होता है, और लोगों को जस्टिस दिलाने का काम होता है इसका, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो है ना जुडिशरी को थोड़ी पावर देता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, जज जो है वो किसी के डर में आके फैसला ना सुना पाए। तो ये कौन कौन सी पावर है, क्या क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में। पहला तो लिखा हुआ है द कंडक्ट ऑफ द जज कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जज के जो भी कंडक्ट होते हैं उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता, बात नहीं हो सकती कि जी पार्लियामेंट में ये नहीं हो सकता, इस जज ने ये बोल दिया, ये नहीं कर सकते आप। दूसरी बात है, इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है ना वो लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करता, एज के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो इससे भी उनको पता रहता है कि अगर मैं कोई फैसला सुना रहा हूँ तो मैं बिना डर के सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कोई हटाने वाला नहीं है, ये इसलिए करा गया है। तीसरा है कि जज ढंग से काम कर पाए, इसी की वजह से इनका टाइम जो होता है फिक्स होता है। आप इनको 65 साल से पहले नहीं निकाल सकते, जज की एज 65 है, 65 साल से पहले नहीं निकाल सकते, और इनको अगर निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और आज तक एक बार भी कोई जज नहीं हटा। ट्राई किया गया था पंजाब हरियाणा के जज के साथ, एम स्वामीनाथन नाम था उनका, बट हटे नहीं है कभी, ठीक है। पी स्वामीनाथन था, एक बार चेक, एस एस स्वामीनाथन था शायद, चेक करना एक बार। नेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, मैंने बता दिया। उनकी सैलरी जो होती है ना वो इनका अलाउंस अलग से मिलता है, यानी लेजिस्लेचर नहीं देती। नेक्स्ट है, इनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, इनके कोई भी जजमेंट को लेके इनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, जुडिशरी नज़र रखता है लेजिस्लेचर पे और एग्जीक्यूटिव पे, और बाकी पूरी कंट्री के अंदर पूरी जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उनको भी इनके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है कि डज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन दैट जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, राइट योर आंसर नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने डायरेक्टली जो क्वेश्चन था वही उठा के लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, क्या जुडिशरी अभी जुडिशरी के अंदर हमने देखा इतनी इंडिपेंडेंस है, क्या जुडिशरी जो है वो किसी के लिए अकाउंटेबल है, किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो आपको लिखना है नहीं। ये बात सही है कि जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकाउंटेबल नहीं है। वो किसको लेकर अकाउंटेबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अकाउंटेबल है। वो ये ध्यान रखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल जो है वो फॉलो हो रहे हो। तो ये लिखा है देयरफॉर दे आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आते हैं कि वाई डू वी नीड जुडिशरी, जुडिशरी क्यों ज़रूरी होती है। सोसाइटी के अंदर जो भी डिस्प्यूट वगैरह है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, लोगों को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जुडिशरी इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीनियरिटी के बेसिस पे जज को चुना जाता है। और दूसरी बात है, इनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का, यानी शपथ दिलवाता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको शपथ दिलवाता है हमारा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, जज को कैसे हटाया जाता है, वही प्रोसेस है जो कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यूज़ करी जाती है, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखो लिखा है इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है कि जुडिशरी के क्या काम होते हैं, और सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, कौन कौन सी जुडिशरी होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक हमारी सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस वगैरह देखती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उससे ऊपर होती है जो जो ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं उनको देखती है। साथ में जो भी नीचे के कोर्ट के जो डिसीजन है उनको भी सुनती है ना। अगर कोई नीचे से अपील करता है तो उनकी भी केसेस वगैरह को सुनती है। और डिस्ट्रिक्ट में जो भी केस है ना उन पे देखती है। स्टेट क्या करती है, स्टेट भी वही नीचे के सारे केसेस वगैरह देखती है, रिट जारी करती है ना। रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जो है इशू करती है। और साथ में क्या करती है, ये देखती है कि लोगों के, रियली सॉरी मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने पानी वगैरह नहीं पिया। मैं पानी पीने जाऊँगा तो मतलब बॉटल वगैरह लेके आनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी बॉटल, तो इस वजह से गला ख़राब हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है कि ये क्या करता है कि एक्सरसाइज सुपर इंडिपेंडेंस एंड द कंट्रोल ओवर दी कोर्ट, यानी ये नीचे के कोर्ट की नज़र रखता है कि वो ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। और ये स्टेट में आने वाले सारे कोर्ट को सारे जो फैसले हैं, सारे जो केसेस हैं उनको देखता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये फाइनल कोर्ट है, इसका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना चाहे तो वो भी कर सकता है, नीचे के कोर्ट के सारे फैसले वगैरह सुनता है, ठीक है। ये सारी बातें वगैरह लिखी हुई है। अब आ जाते हैं जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होते हैं, चार काम होते हैं मेन ऑर्डिनरी, एपिलेट, हमारा एडवाइजरी और रिट। रिट इशू करना तो आपको पता ही है, हीबस कॉर्पस मैंडेमस, किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो जाए तो। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि अगर किसी भी मैटर पे अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए हो तो एडवाइस देने का काम भी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। तीसरा होता है एपिलेट। एपिलेट का मतलब होता है कि अगर कोई नीचे की कोर्ट से यानी हाई कोर्ट से कोई अपील कर रहा है तो इसके अपील को सुनना, चाहे वो सिविल केस में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल केस में हो या क्रिमिनल केस में हो, किसी में भी। ओरिजिनल का क्या मतलब है कि यूनियन यानी सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी चीज़ को लेकर या दो स्टेट के बीच में किसी चीज़ को लेकर दिक्कत है तो उनको भी सुनना। जैसे पानी को लेकर दिक्कत है तमिलनाडु और कर्नाटका में, तो ये भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ये नहीं है, बेलगाम का तो चल रहा है, चंडीगढ़ का, ये सारे सारे चलते रहते हैं। और स्पेशल पावर क्या है, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील ऑफ एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी ये चाहे तो किसी भी मैटर पे कोई भी जजमेंट वगैरह जो है वो पास कर सकती है, स्पेशल लीव दे सकती है किसी भी, मतलब किसी भी कोई भी अगर मान लो उन्हें लगता है कि यार ये जो आर्टिकल है, ये जो डिसीजन लिया गया है सही नहीं है, तो उस पर केस को अपने ऊपर लेकर उस पर कार्रवाई वगैरह करवा सकती है, ठीक है, अपने ऊपर ले सकती है। मतलब कि नहीं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा, अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा फैसला, ऐसा कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस चैप्टर में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 37 137। इसमें ये बोला है कि जुडिशरी के पास रिव्यू करने की परमिशन है। इसका क्या मतलब है, अगर जुडिशरी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई लॉ गलत तरीके से पास हुआ और गलत है, तो उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए बोल सकती है और तब तक जो है वो उस लॉ पे रोक लग जाती है। आर्टिकल 144 क्या कहता है, आर्टिकल 144 कहता है कि सारी की सारी जो अथॉरिटी है, चाहे सिविल हो चाहे जुडिशियल हो इंडिया के अंदर, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करेगी। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को कोई हेल्प चाहिए होगी तो उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म। बेसिकली ये जो नीचे के 3 क्वेश्चन है ना, ये इसी से रिलेटेड है, सारे के सारे एक समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सुनना, बेसिकली है ना, जुडिशरी है ना, इंडिया की जुडिशरी बहुत एक्टिव है। कैसे पता चलता है, पहला, जुडिशरी वो भी काम करता है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का है। सर मतलब, इसका मतलब है देखो, लॉ बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, हमारे एग्जीक्यूटिव का। बट कभी कभार अगर कभी गलत फैसला वगैरह भी बनाए, अगर मान लो कोई जो हमारी क्या कहते हैं उसको, लेजिस्लेचर है, उसने कोई गलत के मतलब लॉ बना दिया तो उस पर रोक लगा सकता है जुडिशरी। इससे पता चलता है जुडिशरी कितना एक्टिव है ना। लॉ बनाना या लॉ में चेंज करना उसका काम नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, लॉ को रोक रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है जुडिशरी एक्टिव है। और इस चीज़ को कहते हैं, लॉ को जब रोक लिया जाता है उसको रिव्यू करने के लिए, तो उसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, जो कि ऊपर मैंने बता ही दिया, ठीक है। दूसरी बात है जुडिशियल कितना एक्टिव है, इससे हमें ये पता चलता है हमें एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं पीआईएल। सर पीआईएल का क्या मतलब होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी जुडिशरी ऐसे भी केसेस को सुनता है जो किसी और लोगों के लिए किसी तीसरे पर्सन ने करे हो। जैसे मैं देखता हूँ यार, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर के साथ बुरा हो रहा है, तो मैंने एक पीआईएल फाइल कर दी, तो उसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है। समझ आ गया, तो यही बात लिखी हुई है। तो पीआईएल और जुडिशियल रिव्यू। नीचे आ जाते हैं हम कि डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये तो मैंने बता ही दिया, जुडिशरी जो है वो एक्टिव तरीके से काम कर रही है, इसकी वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कभी बहस हो जाती है। एग्जीक्यूटिव बोलता है भाई सारे काम तो हमारे तुम ही कर रहे हो, तो इससे हाँ दिक्कतें भी बढ़ती है और जुडिशरी पे बर्डन वगैरह भी बढ़ता है। उसको अपने दायरे से निकल के अपना जस्टिस दिलाना उनका काम है, बट उससे एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है उनको। अगर कभी कभी कोई गलत एक्ट वगैरह पास वगैरह हो गया तो उस पर कार्रवाई करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाउ द जुडिशरी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो पता ही है आपको, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिट वगैरह जारी करता है, यही लिखना है बस आपको। और अगर कोई गलत लॉ पास हो जाए तो उसको जुडिशियल रिव्यू से रोक भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करके जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, क्या रिट जारी करके किसी के फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन होने पर, और साथ में हमारा अगर कोई लॉ अनलॉफुल तरीके से पास हुआ है तो या कोई गलत लॉ पास हुआ है तो उस पर रोक लगा के जुडिशियल रिव्यू करके भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है
किसको? सिटीजन के राइट्स को, ठीक है। चलो जी अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है दैट इज फेडरलिज्म, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में ऐसे पावर बटी होती है तो उसको फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? द आंसर इज यस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फीचर क्या है फेडरल कंट्री के? बेसिकली फीचर क्या है फेडरलिज्म के? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आपसे बोला जाता है कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म बताओ, तो आपको पहले तो यही बता देना है कि वो कंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? फेडरल कंट्री कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट का या हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट का जो होता है जुडिक्शन यानी एरिया अलग अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट का एरिया अलग है, स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया अलग है, पूरा इंडिया है ना। तो सबका एरिया अलग अलग होता है। सबको टैक्स कहाँ से मिलेगा, किस एरिया पर वो रूल करेगी, है ना। इन सबका एरिया जो है वो बटा हुआ होता है। तीसरा है कि द जुडिक्शन जो होता है ये पूरा का पूरा हमारा जो जो भी एरिया होता है जिस पर भी कोई गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी टीयर की गवर्नमेंट जो होती है वो रूल करती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। और उनकी जो पावर होती है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर भी लिखी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल चेंज करना होगा ना, तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट, कोई भी टीयर की गवर्नमेंट जो है वो अकेले नहीं कर सकती। अगर बहुत ज़्यादा मेन चेंज करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी सारी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनसे भी परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर हमारे फेडरलिज्म का ये भी फीचर है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट के बीच में, तो उसको सॉल्व करने का काम करता है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी एक्ट करता है एज एन अंपायर, ठीक है। और इसी वजह से हमने देखा भी था कि जुडिशरी वाले उसके अंदर हमने देखा था कि जुडिशरी जो है वो एक्ट करता है एज एन एम्पायर, ओके। एंड जुडिशरी जो है उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है उसके अंदर ये भी है कि वो सॉल्व करता है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट वर्सेस स्टेट। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल क्लियरली एक फेडरल कंट्री के अंदर जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेसिफाई कर दी जाती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे, पैसे वैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। किसको? हमारे स्टेट को या जो भी टीयर ऑफ गवर्नमेंट है बार बार ऊपर वाली गवर्नमेंट से पैसे ना मांगनी पड़े। नेक्स्ट है कि फेडरल कंट्री को बनाने के पीछे हमारे दो रीजन थे। पहला तो यूनिटी बनी रहे और रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट तो अकोमोडेट हो पाए, सारे लोग साथ में रह पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि फेडरल कंट्री के अंदर या फेडरल इंस्टीट्यूशन में ना दो टाइप की पॉलिटिक्स चलती है, एक रीजन लेवल पे और एक नेशनल लेवल पर। सर क्या मतलब है? मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ तो मैं दिल्ली हाइट भी हूँ, ठीक है। मेरी एक आइडेंटिटी एज अ दिल्ली पर्सन भी है। मैं दिल्ली से बाहर जाता हूँ, पंजाब हरियाणा में जाता हूँ, सब पूछते हैं कोई बंदा कि हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोलूंगा मेरा नाम आई एम भारत एंड आई लिव इन दिल्ली या आई एम फ्रॉम दी दिल्ली, ठीक है। बट अगर मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ, फिर से कोई पूछता है हुआ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा जी आई एम इंडियन, ये मेरी नेशनल आइडेंटिटी है। तो टू सेट ऑफ आइडेंटिटी चलती है हमारे फेडरल कंट्री में। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। बेसिकली दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर स्टेट, आपको पता है ना। फेडरलिज्म के अंदर मेनली दो टीयर की गवर्नमेंट तो होती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तो जनरली आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये बताओ कि डिवीजन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को या हमारे फेडरल कंट्री में पावर को कैसे डिवाइड किया गया है, तो यही आपको लिखना है। आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर जो है वो लिख रखी है पावर ऑफ दी, तीन लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और एक और नीचे है रेजिडोरी लिस्ट। ये चार लिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है। और ये बताता है कि डिवीजन ऑफ पावर यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन ऑफ पावर जो है ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर को कैसे बांटा गया, ठीक है। यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे टॉपिक आते हुए जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है, जैसे डिफेंस, आर्मी से रिलेटेड हो गया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता है। तो ये एक बार देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी ये पूछ लेगा कि फॉरेन अफेयर किस में आता है, तो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। तो दोज टॉपिक विच कैन ओनली बी अमेंडेड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन लिस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या जो स्टेट लिस्ट होती है वो क्या होते हैं? उसमें सारे वो टॉपिक होते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। कॉन्करेंट होती है जिसपे दोनों ही बना सकती है। बट अगर मान लो दोनों ही बना रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और जैसे एजुकेशन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल बना दे तो किसका चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये भी बात याद रखना। एक रेजिडोरी पावर भी होती है। अब है ना कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं थे, जैसे साइबर क्राइम, साइबर हैरेसमेंट, इंटरनेट बुलिंग, ये सारी चीजें नहीं थी, तो बाद में वो ऐड करी गई है। तो इसको हमने रेजिडोरी पावर में लिखा और इस पर रूल बनाने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी यूनियन गवर्नमेंट का। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लो जी ये वाला क्वेश्चन।
मोस्ट अच्छा, इससे सॉरी ये वाला नहीं है, इससे नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपसे ये जनरली पूछ लिया जाता है और ये बहुत छोटा सा आंसर है, मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया। बट मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। आपसे पूछा जाता है कि यार इंडिया ने फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म तो अपना है इंडिया में, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी, लोकल गवर्नमेंट भी है। बट हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी है ना। और ऐसा हमने क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया, तो आपको बताना है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स और लार्ज कंट्री है, अलग अलग रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनके अंडर, उनके आसपास जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर रीजनल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसमें कोऑर्डिनेशन और यूनिटी बनी रहेगी। ये पहला रीजन है। दूसरा, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट भी है, इंडिया में अलग अलग टाइप के रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, तो अब अगर उनको स्टेट को ज्यादा पावर दे देते, प्रिंसली स्टेट को ज्यादा पावर दे देते, तो क्या पता अपनी अलग कंट्री बना लेते। तो इस वजह से भी हमने क्या किया, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाया। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेट होने से। अब मान लो कोई स्टेट को अलग करते हैं और फिर बाद में वो बोलता था जी हम तो अलग कंट्री बना रहे हैं, तो डिसइंटीग्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहेगी तो ये सारी की सारी चीजों पर नजर रख पाएगा स्टेट पे, है ना। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कोई एक जगह पर अगर रिसोर्स मिलता है, कोई एक स्टेट में रिसोर्स मिलता है, तो उसको आज पूरी कंट्री के अंदर लगाया जाता है। बट ऐसा नहीं हो पाता अगर स्टेट को ज़्यादा पावर दी जाती, स्टेट पहले अपनी प्रायोरिटी को देखता। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमारा पावर को बैलेंस करने के लिए भी। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो पावर बैलेंस हो पाती है। कोई स्टेट ज़्यादा, कोई स्टेट कम होगी तो दिक्कत आएगी। तो ये इस वजह से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा। कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो आप। आ जाते हैं अब, मैंने अभी अभी बोला कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये कैसे पता चलता है हमें? मैं कैसे कह सकता हूँ कि इंडिया में फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पॉइंट है जो बताते हैं कि हमारे फेडरलिज्म के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या क्या कहते हैं और जो बातें इसमें लिखी हुई है ना, उससे हमें पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। कैसे? पहला पॉइंट, इसमें कोई भी 6 पॉइंट या 5 पॉइंट कर लेना। 6 पॉइंट मैं इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम में बच्चा भूल जाता है एक पॉइंट, एक आधा पॉइंट, तो इस वजह से 5 लिख कर आता है, तो इसलिए पहले ही 6 याद करके जाओ। पहला पॉइंट है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लिखा हुआ ना, एक ही बात है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट है ना। वैसे तो अलग अलग चीजें होती है, बट अगर मैं ये अभी समझाऊंगा ना आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये याद रखो, जितने जीते हुए पार्टी के मेंबर होते हैं सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, और उन्हीं की गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पार्लियामेंट चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम जो है वो चेंज कर सकती है, किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इससे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो चेंज कर सकती है, टेरिटरी चेंज कर सकती है। वही दोनों के दोनों पॉइंट, इस ऊपर वाले में टेरिटरी वो लिखा हुआ है, सेपरेशन टेरिटरी यानी 2 स्टेट को मिला सकती है, और इसमें लिखा है कि नाम वगैरह चेंज कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी प्रोविजन की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। यानी हमारे कंट्री के अंदर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारी की सारी चीज़ें सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलेगी, यानी उस टाइम में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल वगैरह चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, क्योंकि उसके पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद हमने एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर अपनाया जिसके अंदर हमने सेंट्रलाइज इकोनॉमिक डिसीजन रखा, यानी ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। इससे भी हमें पता चलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया के ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट, हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि आपको पता है कि गवर्नर चुना जाता है हर स्टेट का, और उसको कौन चुनती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नर चाहे, अभी ये बात मैं अभी बता रहा हूँ, आगे नीचे भी आएगी, अगर अगर हमारे गवर्नर चाहे तो वो किसी भी स्टेट में जो भी वहाँ की वो होती है ना, अब सारे हर स्टेट का अलग अलग गवर्नर होता है, तो अगर स्टेट चाहे तो वो स्टेट की जो असेंबली है उसको डिसबैंड करवा सकते हैं, और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं चल रहा, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो बिना गवर्नर के परमिशन, बिना गवर्नर के आप कह सकते हो एसेंट के, जो है वो नहीं लगाई जाती क्या, इमरजेंसी। तो इससे भी पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि हमारा कुछ लॉज ऐसे होते हैं, ठीक है, बाय स्टेट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर नीड टू प्रेसिडेंट एसेंट हेयर बाय इंश्योरिंग द सेंट्रल ओवरसाइट। कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है अपने स्टेट के लिए, बट उसके लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ती है? या तो गवर्नर से या प्रेसिडेंट से, और ये दोनों किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो इससे पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। सॉरी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। वो थोड़ा सा मेरा ना गला सा दर्द हो रहा था इसलिए। चलो,
नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, पहले ये वाला सुन लेते हैं। क्या ना, एक आर्टिकल 257 है हमारा। आर्टिकल 257 ये कहता है कि ना, दो टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, आपको पता है। एक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, एक सेंटर एग्जीक्यूटिव होती है। सेंटर एग्जीक्यूटिव में आईपीएस आईएएस आते हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव में पीसीएस ऑफिसर आते हैं। तो स्टेट सेंटर ऑफिसर जो होते हैं, एक तरह से सेंट्रल जो ऑफिसर होते हैं आईपीएस आईएएस, वो स्टेट के पीसीएस ऑफिसर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये हमारे आर्टिकल 257 में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो उन्हीं के अंडर काम करते हैं, सारी की सारी बातें लिखी हुई है। और ये भी लिखा हुआ है कि मार्शल लॉ के टाइम में भी सब कुछ पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उन्हीं के अंडर सब कुछ चलता है। तो ये लिखा हुआ है इस वाले के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वाले आते हैं कि हमारे फेडरलिज्म में, इंडिया के फेडरलिज्म में कुछ प्रॉब्लम भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट बताओ। तो इंडिया के फेडरलिज्म में मेनली एक तो हमारे गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर को लेकर प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे स्टेट बोलते हैं कि जी हाँ, आपने तो गवर्नर को इतनी पावर दे रखी है कि वो हमारे स्टेट में चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है। और जो गवर्नर होता है उसको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है, उसके लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती। तो इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है हमारे फेडरलिज्म में। नेक्स्ट है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी चलता रहता है, मैंने नीचे बात लिखी हुई है, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी चलता है, ये रहा इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय इंटर स्टेट डिस्प्यूट? यानी जब दो स्टेट के बीच में आपस में लड़ाई चलती है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगाम को लेकर लड़ाई चलती है। बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के। कर्नाटका कहता है मेरा है, महाराष्ट्र कहता है मेरा है। मणिपुर नागालैंड में भी एरिया को लेकर चलता है। हरियाणा और पंजाब में आपको पता है चंडीगढ़ को लेकर चलता है। दोनों बोलते हैं हमारी कैपिटल चंडीगढ़ है, और अभी तक दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, ठीक है। और कावेरी रिवर के पानी को लेकर जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में लड़ाई चलती है। तो ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गया। नेक्स्ट है, गवर्नर वाला मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि हमारा सेंटर स्टेट में भी कुछ डिस्प्यूट चलते हैं, यानी हमारे स्टेट के अंदर भी बहुत सारे सेंटर और स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट चलते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। पहली बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती है हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। ऑटोनॉमी चाहिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, वो बोलते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी हमें जहाँ से पैसे मिल रहे हैं उसको इंक्रीज करो। तीसरी बात है कि वो और क्या मांगते हैं जी, और हाँ, रीजनल रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट मांगते हैं वो, जैसे कि वो लैंग्वेज वगैरह और लिंग्विस्टिक वगैरह, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो डिमांड करते हैं कि कल्चरल लैंग्विस्टिक इशू को भी हमारे फेवर में सॉल्व किया जाए, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर हिंदी लैंग्वेज को लेकर बड़ा वो चलता है। तो ये सारी की सारी बातें वगैरह वो लिखी हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेशल प्रोविजन, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, बता बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ये 370 जो है ना, वो भी स्पेशल प्रोविजन में आता है, ठीक है। अब तो हट चुका है 370, 31 अक्टूबर 2019 को ये केम इनटू फोर्स आया था। ये बेसिकली एक कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, और उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कब से शुरू हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन 30 अक्टूबर 2019, और तब से 370 खत्म कर दिया गया। 370 ये कहता था कि ना, आप कहीं भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते, ठीक है। बट आप, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जम्मू कश्मीर नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ पर आप ज़मीन नहीं ले सकते। आप हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं ले सकते पहाड़ों वाले इलाके पे, है ना। और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर आप ज़मीन वगैरह, नागालैंड में नहीं ले सकते आप ज़मीन। नागालैंड से एक बात याद आई मेरे को कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में जो है वो पंचायत नहीं, वो पंचायत यानी हमारा लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो याद रखना नागालैंड है, इसका पंचायत सिस्टम नहीं है वहाँ पर, पंचायत राज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी दिक्कत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं हाथ जोड़ के उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बात यह है कि यार, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ना, मैं ये वाले तीनों के तीनों चैप्टर जो है उनकी पीडीएफ नहीं बना पाया। बट मेरी बात सुनना, मैंने हिंदी वालों के लिए ये पीडीएफ बना के रखी हुई है। सर तो क्यों दिखा रहे हो? बात यह है, देखो, क्वेश्चन जो मैं हिंदी में लिखता हूँ वही मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो मैं ना आपको मतलब हिंदी का क्वेश्चन लेके मैं आपको इंग्लिश में बुक से समझा रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा हिस्ट्री के एग्जाम में। बट यार प्लीज़, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा देख लो आप, मैं हिस्ट्री के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है। दोबारा से कान पकड़ के सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा मेरे को करना पड़ रहा है। बट डोंट वरी यार, एक नंबर समझाऊंगा। समझाऊंगा क्या यार, आपको पता ही है, अगर इतनी वीडियो मेरी देखी है, यहाँ तक आप आए हो, 1 डेढ़ घंटा तो हो ही चुका होगा वीडियो देखते देखते मेरी। तो यहाँ तक आए हो तो विश्वास तो होगा आपको, तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट बेसिकली वो गवर्नमेंट होती है जो क्या करती है, लोकल एरियाज को यानी रीजनल एरिया को सर्व करती है, ठीक है। बेसिकली लोकल प्रॉब्लम को बिल्कुल रीजनल लेवल पे सॉल्व करती है। जो सबसे लोअर लेवल की जो हमारी टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको लोकल गवर्नमेंट ही कहा जाता है। इतना भी लिखोगे ना कि सबसे लोअर टीयर की गवर्नमेंट जो होती है उसको लोकल गवर्नमेंट ही कहा जाता है। और लोकल गवर्नमेंट को गाँव में अलग और शहर में अलग नाम से जाना जाता है। लोकल गवर्नमेंट को गाँव में जाना जाता है पंचायत राज से, और शहर में जाना जाता है किससे? हमारे म्यूनसिपैलिटीज से। सर म्यूनसिपैलिटीज से, द आंसर इज यस, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। बात क्या है कि हमारी लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस से पहले ही से थी। 1882 से ही हमारे, मैं बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट थी। और उसको है ना लोकल बोर्ड बोला जाता था पहले। और उस टाइम जो है था वो कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन। एग्जाम, अब मैं एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लोकल बोर्ड जो है ना वो सबसे पहले 1882 में आया था, और हमारा लॉर्ड रिपन लेकर आया था।
उसके बाद धीरे 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 चेंज होते गए, और उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, बट लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं थी। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को एक्चुअल में ना पावर हमने दी है 1987 में, है ना, एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था पी के थुंगन कमीशन। ठीक है, थुंगन कमीशन उसे बोलते थे। बेसिकली हमारे पी के थुंगन जो थे, उनके अंडर ही, उन्हीं की लीडरशिप में कमीशन बनाई गई थी। उसका काम ये देखना था कि भाई कैसे पंचायत सिस्टम को सुधारा जा सके। इन्होंने क्या किया, 2 साल अपनी पूरी की पूरी रिसर्च करी, जो भी रिपोर्ट है वो बनाई, और 89 में बोला कि भाई दिक्कत ये है कि इनको है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए लोकल। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और एक्चुअल में 1992 में वो रूल पास हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में लोकल गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, अब वो था क्या, रूल नंबर 73। ये जो बातें बोली सुनना, रूल नंबर 73, यानी हमारा 73rd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में गांव के पंचायत सिस्टम को सही करने के लिए, और 74th अमेंडमेंट किया गया लोकल गवर्नमेंट, शहर की लोकल गवर्नमेंट को अच्छा करने के लिए। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही हो। और पूरे चैप्टर में बस यही है कि 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, ओके। उस पर जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जी शहर का मतलब क्या है। गांव और शहर आपने बोला दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट रहेगी, तो इस सर शहर का मतलब क्या है और गांव का मतलब क्या है। तो शहर का मतलब सुन लो, किसी एक एरिया के अंदर अगर 5,000 से ज्यादा लोग रहते हो, और 75% से ज्यादा लोग ऐसे हों जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो, खेती के अलावा कोई काम करते हो, प्लस 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोगों से ज्यादा लोग रहते हो, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया कहेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात आपको? ओके सर। तो गांव भी समझ आ गया, शहर भी समझ आ गया। अब सर बता दो, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या क्या बातें बोली गई थी। ठीक है, बट दोबारा से मैं उसी क्वेश्चन पे आऊंगा। चलो इस वाले क्वेश्चन पे, वो जो मैंने अभी 70 ये बताया था ना मैंने आपको, कहाँ गया वो लॉर्ड रिपन वाला। पहले मैं वो लॉर्ड रिपन वाला क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि वो ये रहा 1882 में लॉर्ड रिपन लेकर आया था लोकल गवर्नमेंट, जिसको लोकल बोर्ड बोला जाता था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ 19 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1991 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आए, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया गया, इतना ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया। और एंड में जाकर जो है वो 1960s के अंदर एक हम बहुत सारे स्टेट, ओके पहला 1952 सुन लो, क्योंकि 1952 पहले था। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर एंड में जाके हमारा, आपको ये भूल जाओ, ये बस ये लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट महाराष्ट्र से और गुजरात वाले स्टेट के अंदर भी लोकल बॉडीज को थोड़ा पावर वगैरह दी गई थी। बट अभी तक का क्या समझ आया, लॉर्ड रिपन जो है वो 82 के अंदर चेंजेस लेकर आया था लोकल गवर्नमेंट को लेकर, फिर 1999 का 1919 का एक्ट, फिर 1935 का एक्ट, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी पावर दी गई थी। फिर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में बनाया गया, और उसके बाद फिर हमारा पी के थुंगन जो है वो 1987 में जो है वो कमीशन बनाई गई, और 1993 में उसको इम्प्लीमेंट करा गया। 1992 में पास हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है पास हुआ तो ये लिखना। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से उसी वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, अब ये बहुत ध्यान से सुनना। हमारे 73rd अमेंडमेंट, अभी अभी मैंने क्या बताया, विलेज एरिया के लिए था, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और बता दूं। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि जी वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि लोकल गवर्नमेंट होती है ना, तो लोकल प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सुलझ जाती है, बहुत जल्दी होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, और वो लोगों के ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए वो डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। सर 93rd अमेंडमेंट में क्या क्या, सॉरी 73rd अमेंडमेंट में क्या क्या बोली गई। तो 73rd अमेंडमेंट जो था वो विलेज एरिया का था। इसमें सबसे पहली बात बोली गई कि 3 टियर का स्ट्रक्चर रहेगा, और मैं दोबारा बता दूं बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का टिक के आता है सीधा एग्जाम में। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट बोली गई, सबसे ऊपर वाली, सबसे नीचे वाले को बोलेंगे हम ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा बोलेंगे, या ग्राम पंचायत बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत का जो हेड होता है उसे सरपंच बोलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा। उससे ऊपर वाले जो होती है ना, उसको, जैसे कि मान लो एक गांव है तो उसको हम कहेंगे ग्राम पंचायत। फिर 2-3 गांव मिल जाएंगे तो इसको कहेंगे हम क्या, ब्लॉक। क्या कहेंगे हम, ब्लॉक। ओके, ऊपर वाला जो लेवल होता है वो, ये बीच वाला, उसको ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद ऐसे ही 2-3 एरिया ऐसे मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जिला परिषद। और जिला परिषद का जो हेड होता है ना वो कलेक्टर होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, ओके। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। गांव वाले पंचायत सिस्टम के अंदर जो जिला परिषद का हेड होता है वो कलेक्टर होता है। तो पहली चीज तो ये करी गई सर, ये तो हमें समझ आ गया कि 73rd अमेंडमेंट में बोला गया कि 3 टियर का स्ट्रक्चर रहेगा लोकल गवर्नमेंट का गाँव के अंदर। दूसरा, इनके इलेक्शन करवाना कंपलसरी कर दिया गया, और इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में होंगे, और इनको इलेक्शन को करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाना, किसके, पंचायत सिस्टम की। तीसरी बात करी गई कि विमेंस के लिए और जो ओबीसी वगैरह है उनके लिए जो है, एससी के लिए जो है वो सीटें रिजर्व कर दी गई। ठीक है, और इनके रिजर्वेशन वगैरह को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। ठीक है, या जी अब लोकल गवर्नमेंट में इनकी भी सीटें रिजर्व हो गई। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट किया गया।
आर्टिकल 243 जी आ जाता है आपको कि ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो सॉरी लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए, ये टोटल मिला के 29 टॉपिक है जो लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए और हमारे शेड्यूल 11 के अंदर वो लिखे गए। और ये शेड्यूल 11 के अंदर जो है वो अब शेड्यूल 11 पर जो भी चीज़ें लिखी गई है उस पर रूल बनाने का काम जो है वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का है। ठीक है, ओके जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ओके, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, अच्छा जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको कोई पावर पैसे की दिक्कत ना है इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया और स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम था स्टेट से पैसे लेकर लोकल गवर्नमेंट को देना। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो ये बोला थ्री टीयर ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे नीचे वाला ग्राम पंचायत, फिर हमारा ब्लॉक, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 3 चीजें रहेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका रिजर्व कर दी विमेंस के लिए, SC ST के लिए सीटें। इलेक्शन करवाना कंपलसरी कर दिया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और पैसे की दिक्कत ना है स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया और ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया टू दी शेड्यूल 11, जिस पर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट अब रूल बनाएगी। 74th अमेंडमेंट में भी एक एक बात सेम बोली गई है, बट मैंने इसमें यही है कि यहाँ पर अब ये बोला गया है कि लोकल गवर्नमेंट का मतलब शहरों में क्या है, शहरों ये शहर के लिए था 74th अमेंडमेंट, तो उसके अंदर भी सेम बातें बोली गई, बट जो 3 टीयर का लेवल था ना वो अलग है। अलग है मतलब सर, तो बेसिकली शहरों के अंदर क्या होता है, शहरों के अंदर जो होता है अलग अलग कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो टाउन वाले, वहां पर है ना लोकल गवर्नमेंट को म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं। और कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो बिग सिटी होते हैं, बिग अर्बन एरिया होते हैं, वहां पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई मुंबई में रहता होगा, तो महाराष्ट्र के अंदर है BMC, ठीक है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली में है MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये है MC, मतलब ये जो है ये हमारी क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और कहीं कहीं पर म्यूनसिपैलिटीज होती है, छोटे छोटे शहरों में, टाउन वाले इलाकों में म्यूनसिपैलिटीज होती है। क्लियर हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। ओके, और मैं आपको बता दूं इसके इम्प्लीमेंटेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत सारी विमेंस का रोल वगैरह इसमें इंक्रीज हुआ है, बहुत सारी विमेंस आगे आई है। और जब लोकल गवर्नमेंट में उनको सरपंच वगैरह बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं विमेंस की प्रॉब्लम वगैरह भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। ठीक है, इससे बाहर इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, चलो अब आ जाते हैं जी हमारे चैप्टर नंबर 9 पे। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपको बोला जाता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, वाई इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिविंग चीज़ क्या होती है, जो समय के साथ बदलती है, जिससे समय के साथ इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, जिसमें समय के साथ कुछ चीज़ें ऐड होती है। आप भी बच्चे थे, कुछ चीज़ें ऐड हुई है, पहले जैसे करते थे आज वैसे नहीं करते आप। बचपन में आप सूसू कर देते थे लेट्स अज्यूम पैंट में, आज तो नहीं करोगे ना। तो ये क्या है, ये एक इम्प्रूवमेंट है ना। ये मैंने ज़्यादा ले दिया क्या एग्जाम्पल, दिल वाला, मतलब ज़्यादा ही दिल पे ना ले जाए बच्चा यार इसको। ठीक है, इतना दिल पे मत ले जाना, समझ रहे हो ना, ये बस मैंने मतलब निकल गया यार मुंह से, छोड़ो अभी से। ठीक है, अब समझ जाना कि मैं अब दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो लेंथी हो जाएगी, तो ठीक है दिल पे नहीं लेना, बस ये है, समझ गए ना। अब तो ये चीज़ें ऐड, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऐसा ही है कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी उसके अंदर भी समय के साथ चीज़ें ऐड हुई है। 75 ईयर से ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए हो गए, 75 ही हो गए ना, हाँ 25 हो गए ये, और नहीं ज़्यादा हो गए यार, 870, ओहो 78 साल हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया यार, सेंचुरी पूरी कर देंगे हम 47 के अंदर तो। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए जो है वो 78 ईयर्स हो गए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बट उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वगैरह ऐड करके, तो इसलिए कह सकते हैं हम कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब उसके अंदर चेंज आए होंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आए हैं। सर चेंज आए हैं इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐड करी गई होगी? मैंने कहा जी बिल्कुल ऐड करी गई है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमेंडमेंट। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है ना तो उसके लिए हम चेंज वर्ड का यूज़ नहीं करते, अमेंडमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, अमेंड वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज कर सकते हैं, ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट चाहे तो अपनी पावर का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में ऐड कर सकती है, वेरिएशन ला सकती है, और कोई भी प्रोविजन को रिपेल यानी वापस ले सकती है, यानी हटा सकती है। जैसे 370 को आर्टिकल 368 का यूज़ करके ही हटाया गया था। ठीक है, चलो सर ये बात आपको क्लियर हो गई। सर आपने अभी अभी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, तो अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो? मान लो मेरे को अमेंडमेंट करना हो, कोई चीज़ लानी हो, तो वो कैसे? अब उसको लाने के है ना 3 तरीके हैं। ठीक है, और वो हमें इन तीनों में से कौन सा तरीका हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका आपका जो चेंज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चेंज नॉर्मल चेंज है, यानी मान लो किसी स्टेट के नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, लेट्स अज्यूम, तो ये बहुत ही आप कह सकते हो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी लॉ है,
तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी जितने भी लोग बैठे हो, मान लो पार्लियामेंट के अंदर टोटल 543 लोग हैं, बट 100 लोग उस टाइम उपस्थित हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 लोग प्लस 1 की परमिशन चाहिए। ठीक है, बेसिकली जितने प्रेजेंट है उनकी। ओके, अब कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मान लो जी क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो बड़ी बात है ये। तो इसमें क्या चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से अलग है, बड़ी ध्यान से सुनना। स्पेशल मेजोरिटी में मान ये अभी है ना, इजी करने के लिए 543 की जगह 300 ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे 543 है पार्लियामेंट में, बताइए आप। तो 300 में से जितने लोग हैं, टोटल सेंट जितनी है ना पार्लियामेंट की, उसके हाफ लोग प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 150 प्रेजेंट होने चाहिए। और 150 में से जब तक 2/3 लोग यस नहीं बोलेंगे तब तक पास नहीं होगा, यानी 100 लोग यस बोलने चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ये था जितने लोग उपस्थित हैं, और वो कितने भी हो सकते थे। मान लो 10 भी लोग वैसे एक कोरम भी होता है, चलो छोड़ो, बस ये याद रखो कि 10 लोग भी यहाँ प्रेजेंट है ना, तो 6 लोग भी एग्री करेंगे तो पास हो जाएगा। बट इसके अंदर क्या होता है, क्या ना, 2/3 चाहिए होते हैं कम से कम, और हाफ जो है वो 50% प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ये तो होता है कई कोई मेन चेंज होता है, जैसे फंडामेंटल राइट में चेंज। और कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है, और इंडिया में जितने स्टेट है उनके आधे स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, जैसे जीएसटी। जीएसटी एक ऐसी चीज है जिसने पूरे इंडिया को जो है इम्पैक्ट करती, तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंडिया के जितने भी स्टेट है, हाफ स्टेट की परमिशन ली गई थी, है ना, और साथ ही में स्पेशल मेजोरिटी भी ली गई थी। क्लियर है, चलो सर ये बात भी आपकी समझ आ गई है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि आर्टिकल 2 ये कहता है किसी भी जो इंडिया मतलब कोई भी नया स्टेट बना सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे, और किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा घटा सकती है, जो अभी हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में देख लिया था, बट उसका आर्टिकल 2 और 3 यहाँ दे रखा है, नाम दे रखा है उनका कि जी ये आर्टिकल 2 में लिखा है, आर्टिकल 3 में लिखा है। ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंज हुए ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किस टाइप के हुए हैं, अमेंडमेंट किस टाइप के हुए हैं, तो आप है ना ब्रॉडली है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको ना 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हो, या मैं कहूँ 4 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हो। पहले जो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंज हुए ना, वो टेक्निकल, माइनर टेक्निकल चेंज है, जो माइनर मॉडिफिकेशन है। जैसे जज की एज जो है वो रिटायरमेंट की 60 थी, उसको 62 कर दिया गया। कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है ना, बड़ा बड़ा सिंपल है, मतलब 60 से 62 कर दिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो टेक्निकल और मॉडिफिकेशन थी जिसमें एज वगैरह चेंज हो रही है। कुछ थे जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन वाले थे, इसका मतलब कुछ अमेंडमेंट ऐसे इसलिए किए गए ताकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को, या जो प्रॉब्लम है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की, उसको सॉल्व करा जा सके। सर क्या बोल रहे हो, समझाता हूँ। मान लो मान लो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट के अंदर किसी भी लॉ को चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्टेट का हम कोई भी लॉ चेंज कर सकते हैं, और स्टेट का मतलब तो इंडिया है ना। स्टेट का मतलब हम, देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया में हम बोल देते हैं कि जी स्टेट ये दिल्ली पंजाब, ये मतलब एक्चुअल में आप दूसरी कंट्री में जाओगे ना, तो दूसरी कंट्री में क्या एक्चुअल में स्टेट का मतलब कंट्री होता है। बट फिर पार्लियामेंट, फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि जी देखो हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी जो है वो लॉ चेंज कर सकते हैं। फिर आती है जुडिशरी, वो कहती है भाई बात ऐसी है, यहाँ पर स्टेट का मतलब है दिल्ली पंजाब हरियाणा वगैरह, इनसे है मतलब कि स्टेट का ही रूल चेंज कर सकते हो, पूरे इंडिया का नहीं कर सकते। अब दोनों में दप्पड़ दूं, लड़ाई वगैरह हो गई बिल्कुल ही कि भाई ये गलत है, गलत है। तो ऐसे अमेंडमेंट करे गए ताकि ये जो स्टेट की डेफिनेशन है कि यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है, उसको सॉल्व, उस जिसकी वजह से डिबेट का टॉपिक है ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा जा सके। और ये कौन करेगी, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ही करेगी, है ना। बताइए, आपको लॉ बनाने का काम गवर्नमेंट का ही होता है, तो गवर्नमेंट ही कहती है अपने फेवर में कि भाई नहीं, यहाँ पर तो स्टेट का मतलब इंडिया है। ठीक है, ये जस्ट मैंने बताया, ऐसा कोई रूल है नहीं है, मैंने सिर्फ बोल दिया कि हाँ जी स्टेट पर कोई भी लॉ बना सकती है। वैसे तो पार्लियामेंट किसी भी लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ आया, कुछ टेक्निकल और कुछ हो गए हमारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को लेकर। कुछ ऐसे हमारे अमेंडमेंट थे जो पॉलिटिकल कंसेंसस से थे। इसका पॉलिटिकल कंसेंसस अमेंडमेंट थ्रू दी पॉलिटिकल कंसेंसस, जिसपे हर पॉलिटिकल पार्टी एग्री थी। ठीक है, जैसे जब हमारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का हो रहा था ना, तो अपोजिशन पार्टी एग्री नहीं थी, जो जो सेंटर में पार्टी थी वो कह रही थी नहीं भाई हम तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे, हम तो चेंज करेंगे। उस टाइम अपोजिशन बड़ा अपोज कर रहे थे। बट कुछ ऐसे भी अमेंडमेंट है जिसपे सारी पार्टी साथ में आ गई, जैसे हमारे इलेक्शन की जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 करना। ठीक है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्री हो गई। एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्री हो गई। मैं आपको बता दूं 1989 से पहले हमारी वोटिंग एज जो थी वो 21 थी, अब 18 है। ओके, चलो ये तो 3 हो गए। चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, और एमसीक्यू इसी से आता है। 1971 से लेकर हमारे 1976 तक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट करे गए जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे।
जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में हुए थे, 38, 39, 42 अमेंडमेंट, यही 3 अमेंडमेंट थे जो करे गए थे, और इसने बहुत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करी गई थी इसके अंदर। और इसमें एक ये था कि इलेक्शन को 5 साल से 6 साल कर दिया जाए लोकसभा की, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी, फिर 1977 में आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, क्लास 12th में आओगे तो पता चल जाएगा आपको। फिर जो नई सरकार आई उसने 43 और 44th अमेंडमेंट किया, और उसके अंदर बोला कि ये 3 अमेंडमेंट अब जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। कितनी हंसी की बात है ना, मतलब अमेंडमेंट को रोकने के लिए, पुराने अमेंडमेंट को रोकने के लिए नए अमेंडमेंट करने पड़े, ठीक है। तो ये 4 टाइप के अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हुए हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है केशवानंद भारती केस हुआ था, अभी मैं आपको केशवानंद भारती केस समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि रिवीजन ही कर रहे हैं। एक पर्सन थे जिनका नाम था केशवानंद भारती। एक मठ होता है ना, मठ मंदिर, उनके न्यायाधीश वो थे, मठाधीश थे। बात ये थी कि गवर्नमेंट ने बोला था कि जी आपकी लैंड लेंगे हम और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। इन्होंने फिर ये पहुँच गए कोर्ट में, उन्होंने बोला कि जी मंदिर में हमारे एक भगवान बैठते हैं और वो जो है वो डेटी है ना, और हमारे भारत के अंदर तो उनको भी एक एज उनको भी फंडा, मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर डेटी को भी फंडामेंटल राइट है, और उनकी आप जमीन नहीं ले सकते क्योंकि उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। बड़ी बहस हुई। फिर फिर वो ऑब्वियस सी बात है, जो है वो पूरा का पूरा केस चला, एंड में केशवानंद भारती केस हार गए थे। बट उस केस के बाद है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो जुडिशरी थी उसने कुछ बातें बोली, उन्होंने कहा कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने 3 बोले। बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने 3 बातें बोली। उन्होंने पहली बात बोली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है कुछ बेसिक चीज़ों को छोड़कर, और उसको वो वॉयलेट नहीं कर सकता। मतलब कुछ पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो लॉ नहीं बना सकती। सेकंड में उन्होंने बोला कि उस पार्ट को छोड़कर किसी भी आर्टिकल को या कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले पे बोला कि कुछ पार्ट ऐसा है जिस पे लॉ नहीं बना सकती पार्लियामेंट, और सेकंड पे बोला कि उस पार्ट को छोड़कर, जिस पे लॉ नहीं बना, उस पार्ट को छोड़कर बाकी सारे पे लॉ बना सकता है। और तीसरा कि अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाए या किसी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करे पार्लियामेंट, और कोई नया रूल लाने की कोशिश करे, तो जुडिशरी बताएगी कि भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, क्लियर हो गया हो। तो अब आपसे पूछा जाता है कि जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी क्या हेल्प कर रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब क्या हेल्प कर रही है बेसिकली, अगर लिविंग डॉक्यूमेंट को सेव करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने में। तो आपको बताना है जुडिशरी बहुत अहम भूमिका निभा रही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर रही है। कैसे? वो बेसिकली ये ध्यान रखती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना रहे, कोई भी जो है वो ऐसे बेसिक ऐसे चेंज ना कर पाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाते हो, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के विरोध में जाते हो। आ जाओ जी हमारा लास्ट चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर। ईजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर समरी है, ठीक है। सबसे पहले तो फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस लाइन का मतलब क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या यू कैन से गाइडिंग वैल्यू ऑफ आर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जो हमारे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों पे चलता है ना, उसी को कहते हैं फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी गाइडिंग वैल्यू है, जैसे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म रहेगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर फीचर ये सारे कि इंडिया में इंडिविजुअल फ्रीडम रहेगी, सोशल जस्टिस रहेगा, सेकुलरिज्म रहेगा, है ना। और क्या रहेगा जी, और क्या चीज़ रहेगी, हाँ, यूनिवर्सल आइडेंट फ्रेंचाइजी रहेगा। तो ये सारी की सारी हमारी फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी रहेगी, है ना, और नेशनल आइडेंटिटी जो होगी उसको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को हार्म नहीं करता है या उसको अपोज नहीं करता। अगर आप एज अ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदी, हिंदी भाषी, पंजाबी, तमिल, है ना, ये सारी लैंग्वेज अपनी अपनी यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी नेशनल आइडेंटिटी है एज अ इंडियन। ये है हमारा फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जी आपकी आइडेंटिटी पर हम कोई एतराज़ नहीं, बट जब ज़रूरत पड़े तो भाई साथ में आ जाना। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है दूसरे देश के हमला कर रहे हैं और आप जो है वो मजे मजे ले रहे हो, मतलब ये है कि अलग अलग वो रखे है कि भाई ये तो हमारे साथ है नहीं, तो साथ आ जाना। मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी जो है उस पर फोकस रखना, ये जो है ये हमारा फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा और आगे। फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया ना। इसमें ना एक बात है जो मैं सेकुलरिज्म में बता देता हूँ। सेकुलरिज्म में एक बात है, एक पॉइंट है, हाँ ये नहीं नहीं ये वाला था, एक वर्ड यूज़ करा गया था,
चलो जी। अब नहीं, ये चलो हिंदी में अलग डेफिनेशन थी, इंग्लिश में जो है वो डेफिनेशन नहीं है, नाम से पता चल रहा होगा। स्ट्रिक्ट सेपरेशन है हमारे इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल में। इसका क्या मतलब है? स्टेट सेंटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, और सेंटर स्टेट के कामों में, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर स्टेट कह रहा हूँ। रिलीजन जो है वो स्टेट के मामले में नहीं बोलेगा, और स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन के मामले में नहीं बोलेगी, जब तक कुछ गलत ना हो रिलीजन के मामले में। यानी अगर आप सती प्रथा कर रहे हो, है ना, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। अगर आप तीन तलाक कर रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, वरना नहीं करेगी। ऐसा नो क्लियर, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। ओके। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका। हाँ, ये आ जाओ जी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मतलब क्या क्रिटिसिज्म है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? कुछ लोग बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 395 आर्टिकल, 20 पार्ट्स, 22 पार्ट्स, है ना, 12 शेड्यूल, तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो है वो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है। दूसरा है, दूसरी कंट्रियों से लिए गए हैं बहुत सारे प्रोविजन, जो हमने पढ़ा भी था चैप्टर 1 के अंदर, है ना। एंड आई होप सारे के सारे जो है कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया होगा कोई आपको याद होगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तीसरी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि ये 2 पॉइंट हो गए, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, और ये जो है वो पूरे इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। सर इसका क्या मतलब है? हमारे ये, और ये बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो 389 लोग थे। वो 389 ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई छूट गया होगा, तो ये भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, 389 लोग में क्या पूरा इंडिया समा गया था? यानी पूरे इंडिया का लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो? तो ये वाला इस वजह से कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। और इसलिए भी क्रिटिसाइज करते हैं, ये भी कहते हैं कि इंडिया के सेक्युलरिज्म में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिक्कत है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमें फंडामेंटल राइट में डालनी चाहिए थी, उसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ कहते हैं कि जी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ सेंटर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना, स्टेट के पास पावर कम है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। बस आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट बुक यहीं पर होती है ख़त्म। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई हो। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, कमेंट कर देना। वैसे मेरे को लगता नहीं है कोई ज़रूरत पड़ेगी। एंड बाकी जो भी चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर, इनकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे को लगा था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट मेरे को पड़ी नहीं, मैंने उसी के अंदर से सारी की सारी पीडीएफ के अंदर से ही बता दिया, तो हिंदी की पीडीएफ की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप मिल गई। ठीक है। सारे चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं इस बुक के। सेकंड बुक की भी पीडीएफ मैंने वीडियो मैंने डाल रखी है, पीडीएफ डाल रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगर एग्ज़ाम है, बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम में देख रहे हो, तो यार मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट है। तरक्की करो, बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।